कल लास्ट में कैपेसिटेंस वाला सवाल देखा था, एक दो सवाल दिया था जिसमें के वेरिएबल था ना, उसको सॉल्व कर लिया। उसमें जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ना, यहाँ पे दे रखा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी दो प्लेट्स दे रखी हैं, दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है ना, ये सवाल में दे रखा है डी है। दो प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल डी है, ठीक ना। प्लेट्स है जो दे रखा है स्क्वायर प्लेट है, और इसका जो साइज है ना ए क्रॉस ए का है, यानी लेंथ भी है विड्थ भी ए है, ठीक ना, स्क्वायर प्लेट है। ये जो अरेंजमेंट है इस तरीके का है, ऐसे प्लेट्स हैं, ठीक है। बीच में मीडियम है, उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना वो के के साथ वेरी करता है। इतना तो समझ में आता है कि इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो करना क्या, यहां से x डिस्टेंस पे जाना और यहाँ पे एक dx थिकनेस का एलिमेंट कंसीडर कर लेना। x डिस्टेंस पे गए और dx थिकनेस का एलिमेंट कंसीडर कर लिया ऐसे, और इस स्मॉल एलिमेंट का कैपेसिटेंस कितना होगा ये कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे देखना बेटा, ये जो थोड़ा सा एलिमेंट है ना, इसकी एक प्लेट ये होगी, दूसरी प्लेट ये है। पूरे कैपेसिटर की प्लेट ये दोनों है। जब इस dx लेंथ की बात करोगे ना, तो dx लेंथ की एक प्लेट यहाँ पे है, दूसरी प्लेट यहाँ पे है। ये प्लेट यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे होगी ये लेंथ में, और ये वाली प्लेट भी यहाँ से लेके आगे ये लेंथ में होगी। जहां तक ये दोनों प्लेट्स है ना, ये कंप्लीट ये लेंथ में, ये जो dx लेंथ है ये लेंथ में ऐसे फैली होगी। तो हमारे लिए एक छोटा सा कैपेसिटर होगा, इस कैपेसिटर की एक प्लेट अब ए लेंथ की ना हो करके इस प्लेट की जो लेंथ है वो dx है, और ए लेंथ में ऐसे फैली हुई है। जो दूसरी वाली प्लेट है जस्ट इसके सामने है, यहाँ पे ले लिया बच्चे दूसरी वाली प्लेट, दोनों प्लेट की लेंथ सेम है, dx है, ये वाली लेंथ dx हो गई, और ये ए लेंथ में फैली हुई है। इस तरीके की दो प्लेट होंगी, और ये हमारा एक कैपेसिटर है, इसके अंदर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। और ये जो दोनों प्लेट होंगे ना, पहली प्लेट ये दूसरी प्लेट ये, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो होगा स्मॉल डी। ये सिचुएशन आएगी। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। अब क्या करना, जो ये छोटा सा कैपेसिटर बना है ना, इसका कैपेसिटेंस निकाल लो, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस होगा स्मॉल, तो उसको डीसी ले लिया, और कैपेसिटेंस होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, यहाँ पे के आएगा, इनटू होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब एरिया हमारे प्लेट की होती है, तो जो प्लेट है ना, प्लेट ये वाली है, इस प्लेट की एक लेंथ तो dx है, लेकिन दूसरी लेंथ क्या है, a है। अगर तुम इस पूरे प्लेट को कंसीडर करोगे तो ये वाली लेंथ भी a है, ये वाली लेंथ भी a है, तो a इंटू ए हो गया। लेकिन स्मॉल एलिमेंट के लिए ये वाली लेंथ dx है और ये वाली लेंथ a है, तो इसकी जब पूरी एरिया लिखोगे ना, तो ये वाली एरिया हो जाएगी बच्चे dx इंटू a। एक रेक्टेंगल होगा, तो इसको एक बार डी ना हो तो लिख लेना कि एप्सिलॉन नॉट एरिया स्मॉल है अपॉन दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन डी है, तो नीचे लिख लेना डी अपॉन डी आएगा। स्मॉल एरिया डी की वैल्यू पुट कर देना, तो हो जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट ये है a इंटू डी एक्स अपॉन सेपरेशन हो गया डी, ये हो गया डीसी। ये तो एक छोटे से एलिमेंट का कैपेसिटेंस आ गया। ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट को लेकर के सबका अलग अलग कैपेसिटेंस निकाल लो। अगर एक एलिमेंट और कंसीडर करो ना, मान लो हमने एक एलिमेंट और यहाँ पे कंसीडर कर लिया ऐसे,
इसकी भी लेंथ dx होगी और ठीक ये वाली लेंथ a होगी। ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट होंगे, एक एलिमेंट यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, सभी छोटे छोटे एलिमेंट का अलग अलग कैपेसिटेंस निकाल लेना। अब जरा देखना ये अलग अलग एलिमेंट सीरीज में है या पैरेलल में, ये भी देखना पड़ेगा। बोलो यार क्या समझ में आ रहा है, सीरीज या पैरेलल? पैरेलल है। पता है कैसे? इस एलिमेंट की एक प्लेट यहाँ पे है तो दूसरी प्लेट यहाँ पे है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे v है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा v माइनस 0। और अगर यहाँ का 0 है तो यहाँ से यहाँ तक हर पॉइंट का पोटेंशियल 0, अगर यहाँ पे v है तो यहाँ से यहाँ तक हर पॉइंट का पोटेंशियल v। क्योंकि सेम कंडक्टिंग प्लेट है तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम आएगा। तो अगर एक जगह का 0 लेते हो ना तो हर जगह का 0 आएगा। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 लिया तो यहाँ का पोटेंशियल भी 0 ही होगा। वैसे अगर यहाँ का पोटेंशियल v लिया, यहाँ का पोटेंशियल भी v होगा। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का v माइनस 0, सेम पोटेंशियल डिफरेंस इस एलिमेंट का भी होगा v माइनस 0। यहाँ पे अगर एलिमेंट लेते हो तो फिर से v माइनस 0। जितने भी स्ट्रिप होंगी, जितने भी एलिमेंट तुम कंसीडर करोगे ना, हर एक एलिमेंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। और ऐसे भी बोल सकते हो कि इन दोनों को देखो जरा, दो एलिमेंट को, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट आपस में कनेक्टेड हैं, और दूसरी प्लेट और दूसरी प्लेट भी आपस में कनेक्टेड हैं। यही तो पैरेलल में होता है। यानी ये जो सारे एलिमेंट होंगे वो पैरेलल में होंगे। हाँ, जब पैरेलल में आ गए तो पैरेलल के केस में इक्विवेलेंट निकालने का तरीका होता है C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, सबको जोड़ दो। यहाँ पे C1 को लिख सकते हो DC1, स्मॉल स्मॉल एलिमेंट है, C2 का मतलब DC2, C3 का मतलब हो जाएगा बच्चे DC3, C4 का मतलब DC4। छोटे छोटे एलिमेंट का कैपेसिटेंस निकालो, सबको ऐड कर दो। और छोटे छोटे एलिमेंट का कैपेसिटेंस निकाल के ऐड करना, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस समेशन है, तो इस समेशन का मतलब होता है इंटीग्रल DC। तो कुल मिला जुला के जो DC निकाले हो ना, इसी को इंटीग्रेट कर देना, टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगा। DC की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, तो DC पुट करोगे तो ये आएगा बच्चे के एप्सिलॉन नॉट A इंटू dx अपॉन नीचे क्या है D है, अपॉन D आ गया। लिमिट हो जाएगी 0 टू A, लिमिट यूज कर लेना, ये है 0 और ये है A। अब यहाँ पे K की वैल्यू पुट कर देना, आगे तो मैथ्स है, फिजिक्स का काम हो चुका है। C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी ना, ये हो जाएगा बच्ची K की वैल्यू है K नॉट प्लस अल्फा इंटू x, K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू dx अपॉन सेपरेशन स्मॉल d, लिमिट है 0 टू A। 0 टू A आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लेना, एप्सिलॉन नॉट को छोड़ दो, A को छोड़ दो, D को छोड़ दो, यहाँ पे K नॉट है, ये dx है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा K नॉट इंटू x, समझते हो ना इंटीग्रेशन, प्लस अल्फा कांस्टेंट है छोड़ दो, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a। अब आगे सॉल्व कर लेना, लिमिट ये सॉल्व करना जानते हो, अपर लिमिट माइनस क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, यहाँ पे पुट करना तो k नॉट इंटू a, यहाँ पे पुट करना तो अल्फा a स्क्वायर बाई 2, 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, ये आंसर है। तुम चाहो तो जो कॉमन है जरा लेना, ए को कॉमन ले लेना, ये हो जाएगा। ए को जब कॉमन लोगे ना, यहाँ पे बचेगा के नॉट प्लस अल्फा इंटू ए बाई 2, ये बाहर आ गया। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर बाई डी, ये फाइनल आंसर होगा। समझ में आ गया, नोट कर लेना।
इसी में कभी कभार लोग ऐसे भी पूछ लेते हैं कि इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताओ, निकाल पाओगे क्या? अगर तुमसे कोई बोले कि इस प्लेट के लिए, इस कैपेसिटर के लिए, इस गिवन सिस्टम के लिए फाइंड द इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, यानी कि इक्विवेलेंट, तो के इक्विवेलेंट का मतलब समझाया था। क्या करना, ये कैपेसिटर हो गया, जो भी के है सबको हटाओ, अगर एक के है, K1 K2 K3 जो कुछ भी है सबको हटा दो। यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखना, उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले लेना, के इक्विवेलेंट। बात समझ में आई? और इस मीडियम का के कितना लें ताकि अकेले इसका कैपेसिटेंस वही हो जाए जो ओरिजिनल सिस्टम का था। बात समझ में आई? यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्विवेलेंट ले लेना, प्लेट है A क्रॉस A की तो एरिया A स्क्वायर हो जाएगी, दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है ये होगा बच्चे D। इसका जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालोगे ना, C इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा K की जगह आएगा K इक्विवेलेंट, इसको कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है ना, इनटू एप्सिलॉन नॉट A, एरिया कितनी हो जाएगी A स्क्वायर, प्लेट की एरिया A स्क्वायर, दोनों के बीच का सेपरेशन हो जाएगा D। इसको इससे कंपेयर कर लो, समझ पा रहे हो ना? तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर बाय D है, यहाँ भी एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर बाय D है, यहाँ पे K इक्विवेलेंट है और K इक्विवेलेंट की जगह ये वाला है, तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। समझ पा रहे हो ना? यहाँ से अगर K इक्विवेलेंट लिखोगे ना तो K इक्विवेलेंट की जगह ये वाला टर्म है, तो ये काम करेगा K इक्विवेलेंट का, तो K इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चे K नॉट प्लस अल्फा इंटू A बाई 2, ये आंसर आएगा। समझ आया कैसे करना है? इसके अलावा जो दूसरा वाला सवाल दिया था ना, उसमें के का वेरिएशन डिफरेंट दे रखा था। अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि के का वेरिएशन डिफरेंट देने का मतलब है एक केस में पैरेलल था तो दूसरे केस में सीरीज आएगा। कैसे आएगा वो भी समझ लो। इस बार दे रखा है बच्चे, यहां से x डिस्टेंस पे गए और यहाँ पे ना dx थिकनेस का एक एलिमेंट कंसीडर कर लो। x डिस्टेंस पे गए, एक एलिमेंट कंसीडर किया, इस एलिमेंट की जो थिकनेस है ना वो dx है, dx थिकनेस का एलिमेंट ले लिया। पहले तो इस एलिमेंट का कैपेसिटेंस निकालना। तो ध्यान से अगर देखो ना तो इस बार इस एलिमेंट, ये जो छोटा सा कैपेसिटर बना है, इसकी एक प्लेट ऊपर वाली लाइन है और दूसरी प्लेट नीचे वाली लाइन है, और पता है ये दोनों प्लेट ऐसे होंगी, बोलो यार समझ पा रहे हो क्या? ऐसे होंगी और दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन क्या होगा? dx होगा। इस बार पहली प्लेट ये ऊपर वाली लाइन, दूसरी प्लेट ये नीचे वाली लाइन, और दोनों प्लेट ऐसे होंगी a बाई ए में, कंप्लीट एरिया होगी A स्क्वायर दोनों की, और दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन क्या होगा? dx होगा। इस बार ये सिचुएशन आएगी, ठीक ना? तो जब इस स्मॉल एलिमेंट का कैपेसिटेंस लिखोगे ये हो जाएगा बच्चे डीसी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो पूरी है ए बाई ए, ये भी ए बाई ए का है, ये भी ए बाई ए का है, तो टोटल एरिया स्क्वायर वाली होगी तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया ए स्क्वायर अपॉन दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन, सेपरेशन क्या हो गया? dx। ये डीसी होगा। समझ में आई बात? अब यहाँ पे ऐसे और भी एलिमेंट होंगे, तुम चाहो तो एक एलिमेंट यहाँ नीचे ले लेना, एक एलिमेंट यहाँ पे ले लेना, और जो प्लेट हैं ऐसे हैं, ये दोनों पॉइंट होंगे, इनके बीच इक्विवेलेंट निकालना है। तो जब एक दूसरे के बगल में एलिमेंट रखोगे ऐसे, तो सभी किसमें होंगे? सीरीज में। और वैसे भी इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर यहाँ पे 0 लेते हो, यहाँ पे भी लेते हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस v माइनस 0 आएगा। ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई होती है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो फील्ड ऐसे होगी, और फील्ड की डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल घटेगा। तो कैपेसिटर के इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल v माइनस 0 है, लेकिन इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और आएगा, क्योंकि यहां से चल के यहाँ पे गए होगे तो पोटेंशियल डिक्रीज हो गया होगा।
पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर की एक प्लेट आपस में कनेक्टेड होती है, दूसरी वाली प्लेट आपस में कनेक्टेड होती है। समझ पा रहे हो? जैसे यहाँ पे दो एलिमेंट थे, इसकी ये दोनों प्लेट आपस में कनेक्टेड थी सेम पोटेंशियल पे, ये दोनों प्लेट आपस में कनेक्टेड थी सेम पोटेंशियल पे। ये सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अगर दूसरा एलिमेंट कंसीडर करोगे ना, तो दूसरा एलिमेंट कहीं यहाँ पे आएगा। ये नीचे वाला एलिमेंट अगर कंसीडर करो तो इसकी एक प्लेट ये वाली है, दूसरी प्लेट ये वाली है। इस एलिमेंट की एक प्लेट यहाँ पे है, दूसरी प्लेट यहाँ पे है, तो कोई भी प्लेट आपस में कनेक्टेड है ही नहीं। यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन तो नहीं है, कंफर्म है। अब सीरीज को देखना चाहो तो हालांकि इतना समझ में आता है कि जब एक दूसरे के बगल में एलिमेंट रखते जाओ, ठीक है, छोटे छोटे कैपेसिटर एक दूसरे के बगल में रखते जाओ और यहां से चल के यहां तक जाने का बस एक ही रास्ता हो, बीच में कोई ब्रांच ना हो, तो कॉम्बिनेशन कैसा कहलाता है? सीरीज। एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, इस पॉइंट से चल के सीधे जाओ, एक ही रास्ता है, तो उस रास्ते में जितने भी कैपेसिटर आएंगे सभी किसमें होंगे? सीरीज में। अगर तुम चार्ज के टर्म्स में देखना चाहो तो अगर इधर से चार्ज क्यू भेजोगे ना, तो सारा का सारा चार्ज इस लाइन से आगे चलता हुआ चला जाएगा, इस पे भी क्यू आएगा, इस पे भी क्यू आएगा, रास्ते में जितने कैपेसिटर पड़ेंगे सब पे क्यू आएगा। ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? सीरीज। और सीरीज कॉम्बिनेशन का जब इक्विवेलेंट निकालोगे तो 1/c इक्विवेलेंट होता है बच्चे 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। 1 बाय यहाँ पे c1 का मतलब 1/dc1, 1/c2 का मतलब 1/dc2 प्लस 1/dc3। सबको जोड़ना है, जोड़ने का मतलब कॉन्टिन्यूअस समेशन है, और कॉन्टिन्यूअस समेशन का मतलब हो जाएगा इंटीग्रेशन तो 1/dc। और वैसे भी इतना समझ जाना, जब dc इतना है तो डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता क्योंकि dx नीचे है। आज तो कभी ऐसा इंटीग्रेशन किए हो जिसमें dx नीचे हो? आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, और dx नीचे आ गया तो समझ लेना इसको उल्टा करना पड़ेगा, इसीलिए 1/dc हो गया। बात समझ में आ गई? ये तो ऐसे देखने का तरीका है, बाकी एक्चुअल में क्या हुआ और समझा चुका हूं। अब इस बार dc को इंटीग्रेट ना करके 1/dc को इंटीग्रेट कर लो, आ जाएगा आंसर। dc की वैल्यू पुट कर देना, यहाँ पे आएगा बच्चे 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/dc। dc की वैल्यू निकाल चुके हो, ये एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर बाई dx। हाँ यार के छूट गया ना, एप्सिलॉन नॉट जहां भी होगा बगल में के लगा दो, ये एप्सिलॉन नॉट है तो इसके बगल में के लगा देना, जहां एप्सिलॉन नॉट होता है ना उसके बगल में के लगा दो, यहाँ पे आएगा के, dx ऊपर चला जाएगा। आगे तो कैलकुलेशन है कर लोगे तो ये हो जाएगा बच्चे dx अपॉन के एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर। अब यहाँ पे लिमिट लगा देना, बताना यार यहां से चल के यहां तक जाना होगा, तो इस बार लिमिट होगी 0 to d, क्योंकि ये वाली लेंथ d है, ये d है, तुम यहां से चल के यहां तक जाना चाहते हो तो 0 से d जाना पड़ेगा। तो इस बार जो लिमिट होगी यहाँ की, ये लिमिट हो जाएगी बच्चे 0 to d। अब इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा k की पहले वैल्यू पुट कर दो, तो ऊपर है dx अपॉन नीचे k की वैल्यू है k नॉट प्लस अल्फा इंटू एक्स इंटू आ गया एप्सिलॉन नॉट इंटू a स्क्वायर, लिमिट हो गई 0 to d। और इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट है उसे बाहर कर देना, तो कांस्टेंट को अगर बाहर करोगे ना, यहाँ पे बचा अल्फा नॉट इंटू ए का स्क्वायर, इसको बाहर किया 1 अपॉन अल्फा नॉट ए स्क्वायर, dx अपॉन के नॉट प्लस अल्फा एक्स है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा, समझते हो ना? अब तो मैं इसमें सब कर लिया है, अब आगे मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। log x हो जाएगा, x का मतलब होगा बच्चे के नॉट प्लस अल्फा एक्स, x का कोफिशिएंट अल्फा है तो अल्फा से डिवाइड कर दो, तो नीचे आ जाएगा बच्चे अल्फा लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट d। इस लेवल पे आने के बाद इन सब चीजों में कोई दिक्कत नहीं होती है, मेन फिजिक्स समझना होता है, बाकी तुम कर लोगे अपने आप। अल्फा नॉट ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इंटू अल्फा आ जाएगा, इसको किनारे कर देना, तो अल्फा स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। अब लिमिट पुट कर देना, अपर लिमिट यहाँ पे डी रखना माइनस लोअर लिमिट 0, तो यहाँ पे डी रखोगे तो डी आ जाएगा और माइनस 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे जब डी पुट करोगे तो आ जाएगा बच्चे ln, यहाँ पे के नॉट है ना,
ये हो जाएगा के नॉट, कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा अल्फा है क्या? अल्फा, ठीक है। यहाँ पे डी -0, तो के नॉट प्लस अल्फा इंटू डी माइनस हो जाएगा एल एन के नॉट। चेक कर लेना, सही है ना? कैलकुलेशन देखते रहना, इसको सॉल्व कर लो। लॉग ए माइनस लॉग बी जानते ही हो, लॉग ए बाई बी हो जाएगा, तो 1/अल्फा एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर लॉग ए बाई बी, तो के नॉट प्लस अल्फा इंटू डी बाई के नॉट। ये तो 1/सी इक्विवेलेंट आया, इसको उल्टा कर देना, इसको उल्टा कर देना तो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा। यहाँ पे सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी बच्चे, नीचे वाले को ऊपर कर दो, तो अल्फा, नीचे चेक कर लेना, अल्फा एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन एल एन के नॉट प्लस अल्फा इंटू डी अपॉन क्या होगा के नॉट। ये फाइनल आंसर है, ये फाइनल आंसर आएगा। समझ आ गया? इनकी प्रैक्टिस कर लेना। एक सवाल और करना, निकाल सकता है बेटा कहीं भी अगर पूछे तो। यहाँ पे क्या करना, जो के इक्विवेलेंट होता है ना, सी इक्विवेलेंट को लिख लेना के इक्विवेलेंट इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जहां भी सी आए ना उसको के इक्विवेलेंट इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कर दो, और एरिया की जगह लिख देना ए स्क्वायर। अब इससे कंपेयर कर लो, यहाँ पे डी नहीं है तो ऊपर नीचे डी से मल्टीप्लाई कर देना। समझ पा रहे हो ना? तो एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई डी किनारे हो गया, ऊपर बचा डी अल्फा बाई ये, वही के इक्विवेलेंट आएगा। कहीं भी अगर के इक्विवेलेंट पूछ ले तो के इक्विवेलेंट इंटू एप्सिलॉन नॉट एरिया बाई डी कर दो, आ जाएगा आंसर। एक और दे देता हूं, ठीक है ना? अटेम्प्ट करके आना सोच के। एक प्लेट ऐसे है कैपेसिटर की, ठीक ना? ऐसे ले लिया, दूसरी प्लेट ऐसे है, ऐसे, दोनों स्क्वायर प्लेट हैं, दोनों का साइज सिमिलर है, ए क्रॉस ए। ये प्लेट भी है ए क्रॉस ए। इस प्लेट का जो ये वाला एंगल है ना, ये थीटा है, थीटा ले लिया। ये डिस्टेंस दे रखा है स्मॉल डी है, ये स्मॉल डी ले लिया, एक जगह थीटा दूसरी जगह स्मॉल डी, और थीटा जो है ना बहुत स्मॉल है, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। बहुत स्मॉल होने का मतलब ये है कि ये दोनों एंड लगभग आमने सामने ही होंगे। बस समझ पा रहे हो ना? क्योंकि ये लेंस तो सेम है, अगर बिल्कुल पैरेलल होते तो ये एंड बिल्कुल इसके सामने आता, यहाँ पे आता, लेकिन बिल्कुल यहाँ तो नहीं होगा, थोड़ा सा पीछे होगा, लेकिन ये गैप नेग्लिजिबल होगा क्योंकि थीटा बहुत आसान है। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन सिस्टम। अभी 2-3 मिनट का टाइम है, अभी इसको निपटाओ ना, खत्म करो, सॉल्व करो इसे अभी। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन सिस्टम।
ठीक है, मैं बता रहा हूँ, देखना यहाँ पे। अच्छा ये बताओ, इतना तो समझ में आता होगा कि इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा। इस बार ध्यान से देखो, इस बार दिक्कत कहाँ आ रही है, क्या दिक्कत है स्मॉल डी में। इस बार दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है ना, वो कांस्टेंट ना होकर के वेरिएबल है। दोनों प्लेट की एरिया तो सेम है, इसकी एरिया ए स्क्वायर, इसकी भी एरिया ए स्क्वायर, दोनों स्क्वायर प्लेट हैं। अगर ये दोनों एग्जैक्ट पैरेलल होती ना, तब तो सेपरेशन डी होता। लेकिन जैसे जैसे आगे जाओगे, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेगा, तो डायरेक्ट तो सॉल्व होगा नहीं, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या करना, यहाँ पे इसी को रेफरेंस ले लेना, ओरिजिन ले लिया, यहां से x डिस्टेंस पे जाओ और x डिस्टेंस पे जा करके dx थिकनेस का एलिमेंट कंसीडर कर लेना। ऐसे एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया और इस एलिमेंट के थिकनेस है बच्चे dx, और इस dx थिकनेस में जो कैपेसिटर बनेगा उसका कैपेसिटेंस निकाल लो। उस कैपेसिटर की एक प्लेट तो है यहाँ पे, दूसरी वाली प्लेट यहाँ पे है, जैसे फर्स्ट वाले केस में बना था। एक प्लेट यहाँ पे, उस प्लेट की लेंथ है dx, और दूसरी प्लेट यहाँ पे, ये दोनों प्लेट्स हैं और ऐसे हैं, ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना। दोनों की ये वाली लेंथ तो a है, लेकिन दूसरी वाली लेंथ कितनी है, dx है, यहां से लेके यहां तक ये वाली लेंथ a और दूसरी वाली लेंथ dx है, तो dx इंटू a एक रेक्टेंगुलर प्लेट बनेगी। और ऐसे ऊपर भी हो गया, ऐसी दो प्लेट्स हैं, एक लेंथ dx है और दूसरी वाली लेंथ a है, समझ पा रहे हो। और दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन ये वाला होगा, तो पहले तो ये सेपरेशन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे d है, तो ये वाली लेंथ क्या होगी d, ये वाली लेंथ अलग से निकालनी है। तो ऊपर वाली लेंथ निकालने के लिए क्या करना, ये वाला एंगल 90 है, पता है ये वाली लेंथ कितनी होगी। इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, ये बेस वाली लेंथ x के बराबर होगी, परपेंडिकुलर निकाल लो। तो ध्यान से देखो, तो x tan थीटा आएगा, बोलो यार समझ पा रहे हो क्या। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बेस से मल्टीप्लाई कर दो तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये x है तो x इंटू tan थीटा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। और थीटा कांस्टेंट है, ध्यान रखना। ये जो दोनों कैपेसिटर है ना, जिनकी ये दोनों प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट के बीच का टोटल सेपरेशन आ गया d प्लस x tan थीटा, ये टोटल सेपरेशन होगा। बोलो यार समझ पा रहे हो क्या। अलग से बनाना चाहो तो हल्का सा टिल्टेड होगा थीटा एंगल पे, एक प्लेट यहाँ पे हो गई, दूसरी वाली प्लेट यहाँ पे है, ये ऐसे है, दोनों के बीच का सेपरेशन होगा बच्चे d प्लस x tan थीटा, और ये वाली जो लेंथ है वो dx है। ये डिस्टेंस इतना छोटा है कि इसको अप्रोक्सीमेटली इसके पैरेलल मान के काम कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली पैरेलल ले सकते हो, क्योंकि यहां से चल के यहां तक जाने में इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तो लगभग पैरेलल है, वेरिएशन नेग्लिजिबल होगा। तब हमारे लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया। इसकी ये दोनों पैरेलल प्लेट हैं, प्लेट की एरिया L1 dx है, L2 a है, तो एरिया हो जाएगी a इंटू dx, और दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन है d प्लस x tan थीटा। बात समझ में आ गई। अब इसका स्मॉल कैपेसिटेंस dc लिख लेना, तो dc हो जाएगा बच्चे एप्सिलॉन नॉट, एरिया हो जाएगी dA अपॉन दोनों के बीच का सेपरेशन होगा d प्लस x tan थीटा, ये हो जाएगा d प्लस x tan थीटा। यहाँ पे dA की वैल्यू पुट कर देना, बीच में मीडियम नहीं है तो एयर ले लेना, ठीक ना, बीच में कहीं भी मीडियम का नाम नहीं लिया है, एयर ले लेना। बाकी के दे सकता है कौन, लेकिन के देगा तो कांस्टेंट देना पड़ेगा, क्योंकि एक वेरिएशन तो पहले से ही है, तो अगर के देगा भी तो कांस्टेंट देगा, तो दो चीजों को एक साथ वेरी नहीं करा सकते, ठीक है। और कभी कहीं कराते भी हैं तो अलग सिचुएशन, उसके हिसाब से आसान कुछ ना कुछ होगा उसमें और कुछ देना पड़ेगा। तो पहले तो यहाँ पे लिख लेना एप्सिलॉन नॉट, एरिया ये वाली लेंथ dx है, ये वाली a है, तो एरिया हो जाएगी बच्चे a इंटू dx अपॉन यहाँ पे d प्लस x, थीटा बहुत स्मॉल है, तो तुम चाहो तो tan थीटा लिखो या थीटा लिखो, बात एक ही है, वो डिपेंड करता है कि आंसर में क्या लिखा है। थीटा लिखा होगा तो थीटा लिख लेना, tan थीटा लिखा होगा तो tan थीटा लिख लेना, क्योंकि वो वैल्यू तो कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है। ये आ गया बच्चे डीसी।
अब ऐसे ही और भी कैपेसिटर देख लो, तो एक यहाँ पे तो दूसरा यहाँ पे, ऐसे एक यहाँ तो तीसरा यहाँ पे, और सभी आपस में किसमें होंगे, पैरेलल में। पहला वाला केस बन गया, समझ रहे हो ना, सबका ये पॉइंट कॉमन पोटेंशियल पे, ये वाला कॉमन पोटेंशियल पे, सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा, तो सारा कॉम्बिनेशन पैरेलल आएगा, ठीक है ना। और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा C1 प्लस C2 यानी DC1 प्लस हो जाएगा DC2 प्लस DC3, ये हो जाएगा इंटीग्रल DC। और इस DC की वैल्यू पुट कर देना, DC की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करोगे ना तो ये हो जाएगा इंटीग्रल, ये हो जाएगा बच्चे एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू dx अपॉन हो जाएगा x प्लस थीटा, x प्लस d प्लस x इंटू थीटा है ना, यहाँ पे हो जाएगा d प्लस x इंटू थीटा। अब यहाँ पे लिमिट लगा देना, यहां से लेके यहां तक तो 0 टू a, लिमिट हो जाएगी बच्चे 0 टू a, ये आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इंटीग्रेट कर दो इसको, अगर इंटीग्रेट करोगे ना तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट को छोड़ दो, a को छोड़ दो, 1/x है तो dx बाई x का इंटीग्रेशन होगा ln x, पूरा x है तो हो जाएगा d प्लस एक्स इंटू थीटा, x का कोफिशिएंट थीटा है तो नीचे आएगा थीटा, लोअर लिमिट हो जाएगी 0, अपर लिमिट हो जाएगी a, 0 टू a हो गया। आगे अब इसको सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा बच्चे एप्सिलॉन नॉट इंटू a बाई थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले x की जगह a पुट करो, ये हो जाएगा बच्चे log d प्लस a इंटू थीटा, माइनस यहाँ पे x की जगह 0 पुट करना तो यहाँ पे 0 आएगा, ये हो जाएगा ln d, तो log a माइनस log b, log a बाई b हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a बाई थीटा इंटू लॉग d प्लस a इंटू थीटा बाई d, तो d प्लस a इंटू थीटा बाई d, ये फाइनल आंसर है। कितने बच्चों का सही था? थीटा में गड़बड़ किया होगा, बाकी चेक कर लेना, ठीक ना। हाँ, टेन थीटा में भी लिखा है तो भी सही है, टेन थीटा भी लिखे हो ना, जहां जहां थीटा है वहां टेन थीटा भी आएगा तो चलेगा, नोट करो जल्दी। एक आध पॉइंट है, पहले हेडिंग लिख लेना, लिखवाऊंगा उसके बाद ये सब लिखना, या इसको डायग्राम बनाते हुए तो हेडिंग के लिए जगह छोड़ के रखना। अगली हेडिंग लिखना, वेरिएशन इन डिफरेंट पैरामीटर्स। कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं जो कभी कभार लोग पूछ लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तुम्हें मालूम होना चाहिए। वेरिएशन इन डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है, नोट कर लो। Variation in different parameters due to insertion of dielectric slab.
इंसर्शन इंसर्ट करना, ड्यू टू इंसर्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, variation in different parameters, variation in different parameters due to insertion of dielectric slab between the plates of parallel plate capacitor, between the plates of parallel plate capacitor, between the plates of parallel plate capacitor. बस इतना भी लिख सकते हो, वेरिएशन इन डिफरेंट पैरामीटर्स। इसमें दो केस होगा, फर्स्ट केस लिखना ऐसे लिख लो यार, वेरिएशन इन डिफरेंट पैरामीटर्स, बस इतना, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप समझ में आ जाएगा। वेरिएशन इन डिफरेंट पैरामीटर्स, फर्स्ट केस है when battery is not connected, first case when battery is not connected, when battery is not connected between the plates of capacitor, when battery is not connected between the plates of capacitor, when battery is not connected between the plates of capacitor। इसमें क्या सिचुएशन है उसको समझो। हमने क्या किया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, ये दोनों प्लेट्स हैं, दोनों के बीच का सेपरेशन d है, जरूरत पड़े तो एरिया ये ले लेंगे। कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स हैं, बाहर से कोई भी कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे बाहर कोई कनेक्शन नहीं है, बैटरी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है ना। इस प्लेट पे चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ पे चार्ज ले लिया माइनस क्यू। अभी डाइलेक्ट्रिक स्लैब इस प्लेट के बीच में रखा नहीं था, कहीं बाहर है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, इसको यहां से बीच में इंसर्ट करना है, लाना है। तो जब तक ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पे नहीं था तो कैपेसिटेंस मान लो C था, चार्ज था Q, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यहाँ पे ला दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब पूरी प्लेट के बीच में ला दिया, उसके बाद अगर तुमसे कोई पूछे कि चार्ज सेम रहेगा या चेंज होगा, आंसर क्या होगा, कैपेसिटर का सेम रहेगा, क्योंकि चार्ज को भागने का कोई रास्ता नहीं है, यहाँ पे कोई कनेक्शन है ही नहीं, चार्ज अगर भागना चाहे भी तो नहीं भाग सकता, क्योंकि भागने के लिए रास्ता चाहिए। यानी कंफर्म है कि कैपेसिटर का चार्ज चेंज नहीं होगा, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करने के पहले जो चार्ज था बाद में भी सेम आएगा। बस समझ पा रहे हो? तो पहले अगर चार्ज क्यू है, बाद में क्यू डैश है, तो क्यू डैश की वैल्यू किसके बराबर होगी, क्यू के। बाद वाला डैश ले लिया तो क्यू डैश क्यू के बराबर होगा। पहले कैपेसिटर मान लो C था, बाद में C डैश हो गया, तो अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लाते हो तो कैपेसिटर कितने टाइम्स होता है, कैपेसिटेंस कितने टाइम्स, K टाइम्स। तो पहले अगर C था तो बाद में हो जाएगा K इंटू C, तो जो C डैश होगा उसकी वैल्यू होगी K इंटू C। ये बात समझ में आई क्या? जो तीसरा पॉइंट है C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, हमको पता है अगर यहाँ से V निकालोगे ना तो C को राइट में ले जाओ, V को लेफ्ट में लाओ, तो V इक्वल टू हो गया क्यू बाई C। हमको पता है कि दोनों केस में चार्ज सेम है, तो चार्ज चेंज हो नहीं सकता, तो चार्ज तो कांस्टेंट है, C चेंज हो रहा है, तो अगर C वेरिएबल है, यहाँ पे चेंज होगा, तो बोल सकते हो कि V इज प्रोपोर्शनल टू 1/C, V 1/C के प्रोपोर्शनल आएगा, तो V प्रोपोर्शनल टू 1/C आ गया। C के बोल सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर V 1/C के प्रोपोर्शनल है ना, तो इसके बेसिस पे V डैश बाई V इक्वल टू C बाई C डैश। अगर V ऊपर है तो C नीचे है, यानी V डैश ऊपर है तो उसके करस्पॉन्डिंग C डैश नीचे, और V नीचे है तो उसके करस्पॉन्डिंग C ऊपर। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, ये तो मैं इससे सबको पता भी होगा। तो V डैश बाई V की वैल्यू आगे C बाई C डैश, V डैश बाई V को छोड़ दो, C डैश की वैल्यू है K इंटू C टाइम्स हो गया, तो C डैश की जगह K इंटू C आ गया, C से C गया, V को राइट में ले जाना, तो V डैश की वैल्यू आ जाएगी V बाई
के। यानी दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना सेम रहेगा या चेंज हो गया? चेंज हो गया। कितने टाइम्स? 1/k टाइम्स। ये बताओ पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया या डिक्रीज? डिक्रीज, घटेगा क्योंकि k एक से ज्यादा होगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है डिक्रीज करेगा, कैपेसिटेंस के टाइम्स हो गया इंक्रीज कर गया। ठीक है। चौथा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, जरा देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा v बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा v का मतलब v ले लिया पोटेंशियल डिफरेंस, d है दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन, दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना ये v ले लिया, और डेल्टा एक्स की वैल्यू d के बराबर होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा v बाय डेल्टा एक्स यानी v बाय d आ गया। तो बहुत बार हो चुका है, समझ पा रहे हो ना। अब यहाँ पे d तो सेम है, d को तो हमने चेंज किया नहीं, तो d कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल v है, और अगर तुमने v को चेंज किया तो e चेंज आएगा, और ये ऊपर है तो बोल सकते हो E इज प्रोपोर्शनल टू v है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना तो यहां से लिख सकते हो बच्चे E डैश बाई E इक्वल टू v डैश बाई v, E डैश बाई E इक्वल टू v डैश बाई v। अब देखना यार v डैश हो गया v बाई k, v डैश की वैल्यू डिफरेंट है, पोटेंशियल चेंज हो चुका है, तो v डैश की जगह पुट कर देना v बाई k। तो v डैश की जगह पुट करना v बाई के अपॉन नीचे है v, तो v से v गया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/k। e को ऊपर लेके चले जाना तो e डैश की वैल्यू हो जाएगी बच्चे e बाई के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हो गई और उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/k टाइम्स। पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया 1/k टाइम्स। कैपेसिटेंस कितने टाइम्स? k टाइम्स। चार्ज की सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला है? सेम रहेगा। अब जरा एनर्जी देख लेना। अगर यहाँ पे एनर्जी की बात करो ना, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये सब थ्योरेटिकल चीजें हैं, एक ही ऑप्शन में 3-4 पॉइंट बना के पूछ लेगा, ये बातें पता होनी चाहिए कि क्या क्या डिफरेंस आता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करो ना, 5th पॉइंट, अगर एनर्जी लिखना चाहोगे ना तो एनर्जी होती है बच्चे क्यू स्क्वायर बाई टू सी, क्यू स्क्वायर बाई टू सी हो गई। और हमको पता है कि चार्ज चेंज नहीं हो सकता क्योंकि उसके भागने का कोई रास्ता, तो क्यू तो सेम रहेगा, टू कांस्टेंट है, लेकिन सी वेरिएबल चेंज हो रहा है, सी के टाइम्स हो गया। तो यू 1/c के प्रोपोर्शनल है, सी नीचे है तो बोल सकते हो बच्चे यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/c, 1/c आ गया। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, इसका मतलब हो जाएगा कि u डैश बाई यू इक्वल टू सी बाई सी डैश, u डैश ऊपर तो c डैश नीचे, और u नीचे तो उसके करेस्पॉन्डिंग c ऊपर। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। सी डैश की जरा वैल्यू रखना यार, तो यू डैश बाई यू इक्वल टू सी अपॉन सी डैश कितना है? के इंटू सी है, सी से सी गया, तो जो यू डैश है ना, यू डैश की वैल्यू आ जाएगी यू बाई के। एनर्जी सेम रही या चेंज हो गई? इंक्रीज करी या डिक्रीज? डिक्रीज, 1/k टाइम्स। समझ आ गया? नोट कर लेना। सेकेंड केस, ठीक ना, उसको लिख लो, फिर उसके बाद लिखवा देता हूं।
सेकेंड केस लिख लेना। दूसरे पहले वाले केस में ना बैटरी कनेक्टेड नहीं थी, इस बार बैटरी कनेक्टेड है। सेकेंड केस, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, when battery is connected between the plates of capacitor, when battery is connected between the plates of capacitor, when battery is connected between the plates of capacitor, इस बार क्या है ना कि बैटरी को कनेक्ट करके रखा है, यानी पहले डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था तो भी बैटरी कनेक्टेड थी, बाद में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया, अभी भी बैटरी कनेक्टेड है। ये बताओ बैटरी कनेक्टेड होने से क्या होगा? चार्ज चेंज हो सकता है, भागने का रास्ता मिल जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ का पोटेंशियल जीरो लोगे ना तो यहाँ का क्या आएगा? V। यहाँ जीरो तो यहाँ पे, यहाँ V तो यहाँ पे, इस प्लेट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V माइनस जीरो। बाद में भी बैटरी कनेक्टेड है, तो अगर बाद में यहाँ का पोटेंशियल जीरो लोगे ना तो अभी भी यहाँ का क्या होगा? V होगा। तो अभी भी इस प्लेट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस जीरो है। तो बैटरी कनेक्ट होने से फायदा ये है कि दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस पहले था वही अभी भी है, यानी नया वाला पोटेंशियल डिफरेंस जो V डैश है ना, V के बराबर आएगा। तो पहला तो V डैश V हो गया, चेंज हुआ नहीं। कैपेसिटेंस C टाइम्स ऐसे ही, K टाइम्स ऐसे ही हो जाता है, उसका बैटरी से कोई लेना देना है नहीं। तो पहले डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था तो कैपेसिटेंस ले लिया C है, बाद में डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ गया तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी बच्चे K टाइम्स C। तो कैपेसिटेंस K टाइम्स हो गया। तीसरा पॉइंट है C इक्वल टू Q बाई V होता है, V को लेफ्ट में ले जाओ तो Q इक्वल टू हो गया C इंटू V। हमको पता है कि V डैश तो चेंज हुआ नहीं, लेकिन C चेंज हो रहा है, तो अगर तुमने C को चेंज किया तो Q भी चेंज होगा। और C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हो मैथ से सॉल्व करने के लिए, तो Q इज प्रोपोर्शनल टू C ले सकते हो, या यहाँ पे Q है तो यहाँ पे C है, और अगर यहाँ पे Q डैश होगा तो यहाँ पे C डैश होगा। या ऐसे भी बोल सकते हो कि Q इज प्रोपोर्शनल टू C, और अगर Q प्रोपोर्शनल टू C है ना तो Q डैश बाई Q इक्वल टू C डैश बाई C हो गया। और C डैश की वैल्यू है K इंटू C, K टाइम्स, तो K इंटू C बाई C है, तो C से C गया, यहाँ से Q को यहाँ पे देखोगे तो Q डैश बाई Q इक्वल टू यहाँ बचा के Q को राइट में ले जाओ तो Q डैश इक्वल टू K इंटू Q, Q डैश आएगा K इंटू Q। तो जो चार्ज है ना वो K टाइम्स हो गया। ये बताओ चार्ज इंक्रीज किया या डिक्रीज? इंक्रीज करेगा, K टाइम्स K एक से ज्यादा होगा तो इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी V अपॉन डी। दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन हमने सेम रखा, इसको चेंज नहीं किया। दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है ना अभी भी सेम है, तो D सेम है, और दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, तो V सेम D सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा। V और D दोनों सेम हो गए तो E डैश की वैल्यू E के बराबर होगी, फील्ड चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी को ऐसे हाफ CV स्क्वायर से देख लो, जिससे फायदा होगा वो फार्मूला यूज कर लेंगे। पिछली बार एनर्जी को Q स्क्वायर बाय 2C से देखा था, इस बार हाफ CV स्क्वायर से देख लेना, क्योंकि इससे फायदा ये है कि V कांस्टेंट है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस V है वो कांस्टेंट है, तो जो एनर्जी है C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। या अगर यहाँ पे U है तो यहाँ पे C, यहाँ पे U डैश होगा तो यहाँ पे C डैश, या बोल सकते हो कि U इज प्रोपोर्शनल टू C। और अगर ये C के प्रोपोर्शनल है ना, यहाँ से आ जाएगा बच्चे U डैश बाई U इक्वल टू C डैश बाई C, तो U डैश बाई U इक्वल टू C डैश K टाइम्स है तो K इंटू C अपॉन C आ गया, C से C गया तो U डैश बाई U इक्वल टू K आ गया, तो U डैश इक्वल टू K इंटू U। समझ में आ गया? तो इस केस में एनर्जी K टाइम्स बढ़ जाएगी, फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज K टाइम्स इंक्रीज करेगा, कैपेसिटेंस K टाइम्स होगा इंक्रीज करेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा।
समझ आ गया? नोट कर लेना। उससे नोट करके आगे हेडिंग लिख लेना, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब। हाँ, नया हेडिंग लिख लेना, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब। एक तरह से क्वेश्चन भी है, लेकिन रिजल्ट की तरह इसको याद भी रखना, ठीक ना? सीवी ने वर्कड आउट एग्जाम्पल में दे रखा है, तो एक तरह से वहां सवाल दे रखा है, सवाल भी है, रिजल्ट भी है, याद रखना है, ठीक ना? क्या होता है इसको समझ लो। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर रहे होते हो ना, देखना समझने के लिए, हमने क्या किया कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन डी ले लिया, ये जो प्लेट है ना रेक्टेंगुलर ले लिया, रेक्टेंगुलर प्लेट्स हैं, ये वाली लेंथ ए है और ये वाली लेंथ बी है। प्लेट का साइज ले लिया ए क्रॉस बी का, रेक्टेंगुलर प्लेट ले लिया, ये वाली लेंथ ए, ये वाली लेंथ बी, प्लेट्स ऐसे हैं, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ना, ये सेपरेशन दे रखा है डी है। हमें क्या करना, हमने क्या किया, दोनों प्लेट के बीच में बैटरी कनेक्ट कर दिया। बैटरी कनेक्ट करने से फायदा ये रहेगा कि दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कभी चेंज नहीं होगा। चार्ज भले चेंज हो जाए, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा फिक्स्ड रहेगा। और ये सेपरेशन डी है, इसको फिक्स रखना है। इधर से क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर रहे हो, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, ये के है, और यहाँ पे एयर है। अब होता क्या है कि जैसे ही तुम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हो, अच्छा पहली बात तो ये बताओ, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, ये हायर पोटेंशियल पे और ये वाला, तो ये वाले प्लेट हायर पोटेंशियल पे और ये वाले, तो इस पे आएगा प्लस क्यू, तो इस पे आएगा, यहाँ पे आ गया बच्चे प्लस क्यू, यहाँ पे आ गया माइनस क्यू। और जब इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अंदर इंसर्ट करते हो ना, तो यहाँ पे बाउंडेड चार्ज आता है, जिस साइड में प्लस है कैपेसिटर का, उस साइड में बाउंडेड चार्ज का प्लस आएगा या माइनस, याद करो माइनस।
और जिस साइड में कैपेसिटर का माइनस है तो उस साइड में बाउंडेड चार्ज का प्लस आएगा। तो ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ मीडियम या ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, जो डाइलेक्ट्रिक है वहां पे बाउंडेड चार्ज आता है, सभी डाइपोल अलाइन होते हैं, सारी कहानी सुना चुका हूं। बीच वाले सब चार्ज कैंसिल हो जाएंगे, इधर आएगा नेगेटिव, इधर आएगा पॉजिटिव। वहां जहां पे इंसर्शन ऑफ वो बताया था शुरुआत में, जब डाइलेक्ट्रिक का कंसेप्ट बताया था, तो वहां पे सब बना रखा है, ठीक है ना, देख लेना एक बार। प्लस वाले साइड में माइनस, माइनस वाले साइड में प्लस। अब जो चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हुआ ना, एक्चुअल में जो हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा है, जरा उसको एक बार फिर से बताता हूं, देखना। यहाँ पे कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स ले लिए, ये जो दोनों प्लेट्स हैं ना आपस में पैरेलल हैं। इस वाले प्लेट पे है प्लस क्यू, यहाँ पे है माइनस क्यू, और हमने पढ़ा है कि दोनों प्लेट्स के बीच की जो फील्ड होगी ना यूनिफॉर्म होगी, और इसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये तो आइडियल केस में होता है, लेकिन रियल लाइफ में अगर बात करो ना, तो बीच में तो फील्ड यूनिफॉर्म होती है। ये प्लेट्स बहुत लार्ज हैं, लेकिन इनफाइनाइट लार्ज होने का मतलब ये नहीं है कि हर जगह यही है, नहीं। इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में इनका साइज लार्ज है। अगर ये डिस्टेंस 1 mm है तो हो सकता है ये 3 मीटर क्रॉस 3 मीटर हो, 1 मीटर क्रॉस 2 मीटर हो, ऐसा होगा। यानी अगर ये 2-2 मीटर साइज की प्लेट है तो 1 मिलीमीटर के लिए इनफाइनाइट लार्ज मान सकते हो। यानी हर जगह प्लेट नहीं है, कहीं ना कहीं स्टैंड आएगा, क्योंकि इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में साइज लार्ज है। तो जहां पे इन दोनों प्लेट्स का एंड होगा ना, एजेज पे, जो एज है इनका, वहां पे एक्चुअल में क्या होता है कि फील्ड यूनिफॉर्म ना हो करके थोड़ी सी नॉन यूनिफॉर्म होती है, हल्की सी फील्ड लाइन बेंड हो जाती है, ऐसे ऐसे होती हैं, एग्जैक्ट पैरेलल ना होकर के हल्की सी बेंड होती हैं। और अब तक हमने कैपेसिटर में जो कुछ भी पढ़ा है ना, हर जगह इसको नेग्लेक्ट करके ही पढ़ा है। इसको बोला जाता है फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। प्लस से माइनस ऐसे फील्ड दिखा रहे हो, मतलब फील्ड लाइन भी ऐसे ही होंगे यूनिफॉर्म फील्ड के लिए, लेकिन एजेज पे फील्ड लाइन हल्की सी बेंड हो जाती हैं। इसको बोला जाता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की फ्रिंजिंग हो रही है, इसको नाम दिया गया है, ये कहलाता है बच्चे फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हल्का सा बेंड हो गई, अब इससे क्या होगा वो देखना। ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, जितना हिस्सा इस कैपेसिटर के अंदर आ चुका होगा, मान लो एक्स लेंथ इस स्लैब की कैपेसिटर के अंदर आ चुकी है, एक्स है, तो जितना इसका हिस्सा कैपेसिटर के अंदर आ चुका होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर, इतने हिस्से में बाउंडेड चार्ज माइनस क्यू आ गया होगा, इतने में प्लस क्यू आ गया होगा, इंड्यूस हो गया होगा क्यू भी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे माइनस और प्लस चार्ज बाउंडेड चार्ज की वजह से आ गया, ठीक है ना, तो डाइपोल के अलाइनमेंट की वजह से। तो अगर यहाँ पे माइनस और प्लस चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस फील्ड की वजह से इस चार्ज पे फोर्स एक्ट करेगा। अगर उस फोर्स की डायरेक्शन देखना चाहो ना, ये तो प्लेट है कैपेसिटर की, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को देखो, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले लिया, इसकी जो एक्स लेंथ है, ये एक्स लेंथ कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जा चुकी है, अंदर जा चुकी है, और इतने हिस्से में आ चुका है माइनस चार्ज, और इतने हिस्से में आ चुका है प्लस चार्ज। अगर जो हिस्सा अंदर चला गया, यहां तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बिल्कुल ऐसे है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के अपोजिट लगेगा। तो फील्ड इधर है तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स अपोजिट यानी ऊपर लगेगा। इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स भी नीचे आएगा। तो जो हिस्सा बीच में चला गया होगा वहां पे तो ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, इक्विवेलेंट अपोजिट होंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। लेकिन इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो हिस्सा इस एज पे होगा, किनारे पे होगा, इस एज पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, बिल्कुल वर्टिकल ऐसे नहीं है, हल्की सी बेंड है।
तो जो हिस्सा बिल्कुल एज पे होगा, यानी ये वाला पॉइंट, इसके आसपास अगर देखोगे, इसके आसपास वाले पॉइंट पे, इससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ की जो फील्ड लाइन है ना, ये फील्ड लाइन हल्की सी बेंडेड है, ऐसे ऐसे है, और यहाँ की फील्ड लाइन ऐसे है। चेक करो यार, समझ पा रहे हो ना? यहाँ की फील्ड लाइन ऐसे है, हल्की सी बेंड है ऐसे। और अगर यहाँ की फील्ड लाइन हल्की सी बेंड है और यहाँ पे तुमसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे बताओ, तो फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ कर देना। तो इस फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट की डायरेक्शन आएगी बच्चे इधर, इस डायरेक्शन में यहाँ पे टेंजेंट होगी, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ऐसे, और यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। उसी तरीके से यहाँ पे अगर फील्ड लाइन अगर ऐसे है तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। चेक करना यार, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, जैसे यहाँ पे फील्ड लाइन चाहिए ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करो, इधर फील्ड होगी। यहाँ पे फील्ड लाइन की डायरेक्शन चाहिए तो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करो, फील्ड ऐसे होगी। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, इस पॉइंट पे इधर होगी। और जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आएगा। तो अगर इस एच पे फील्ड ऐसे है ना, तो फिर फोर्स लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है। इस एंड पे चार्ज पॉजिटिव है, तो जिस डायरेक्शन में फील्ड लाइन है, फील्ड है, उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स भी आएगा। तो इस साइड में जो फोर्स आएगा वो आएगा सेम डायरेक्शन में ऐसे, पीछे दिखाई दे रहा है ना? तो यहाँ पे फोर्स ऐसे, यहाँ पे फोर्स ऐसे। अब ये फोर्स एंगल पे है, ये दोनों फोर्स एंगल पे आ गए। तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, लेकिन एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। उसी तरीके से इस फोर्स का एक कंपोनेंट, अगर ये फोर्स एफ लेते हो ना, ये एक्स है, यहाँ पे फोर्स एफ है, इसका एक कंपोनेंट तो वर्टिकल आएगा, लेकिन एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। ये वाला कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये दोनों कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। और जब वो दोनों कंपोनेंट ऐड हो गया तो इस डायरेक्शन में एक नेट फोर्स आएगा, उसी फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ड्यू टू फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेट फोर्स एक्ट करता है, उसी फोर्स की वैल्यू हमें निकालना है। अगर तुमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करा के छोड़ दिया ना, तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फोर्स ये एक्सेलरेट कर जाएगा। इसीलिए जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर रहे होते हैं, पीछे से पकड़ के रखा होता है, और धीरे धीरे इंसर्ट अगर कराना है तो पकड़ के रखना पड़ेगा, ताकि इस फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के बैलेंस कर सकें और ये स्लैब एक्सेलरेट ना करे। हाँ, एक बार बीच में कंप्लीट फिल हो जाएगा तो उसके बाद नेट फोर्स अपने आप क्या हो जाएगा? जीरो। समझ आया कि ये फोर्स आया क्यों होगा? ये तो फोर्स के आने का रीजन था। हाँ, छोड़ दोगे तो बाहर चला जाएगा। ऑसिलेट भी करता है, ऑसिलेशन भी होता है, उसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो। एचसीवी ने एक्सरसाइज का सबसे लास्ट सवाल यही दिया है और डिस्कशन में आ जाएगा। होगा बेटा, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, चिंता मत करो आगे। ऑसिलेशन भी होगा। हाँ, एसएचएम नहीं होता है क्योंकि फोर्स कांस्टेंट आता है, ये फोर्स वेरिएबल नहीं आता, कांस्टेंट आता है, लेकिन पीरियोडिक मोशन होता है, उसका टाइम पीरियड भी है। एचसीवी का लास्ट एग्जांपल यही हो सकता है, सीट वगैरह में भी दे दिया हो, ऐसा है, ठीक ना? फिलहाल उसको छोड़ो, पहले फोर्स निकालो, क्वेश्चन बाद में देखेंगे। बेसिक सीख लो, जब ये सीख लोगे तो एक लाइन का कैलकुलेशन है। यहाँ पे जरा देखना, अब मान लो किसी टाइम पे फोर्स के आने का रीजन समझ लिया। अब फोर्स देखो, एक्स लेंथ आ चुकी है, इतने हिस्से में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है और रिमेनिंग हिस्से में एयर है। ये वाली टोटल लेंथ ए है, ये वाली लेंथ एक्स है, तो बची हुई लेंथ बता पाओगे क्या? ए माइनस एक्स। अब इस कैपेसिटर के अंदर कुछ हिस्से में के है, कुछ हिस्से में के की वैल्यू 1 है। इसको दो कैपेसिटर में ब्रेक कर दो, एक कैपेसिटर होगा एक्स लेंथ का, दूसरा वाला होगा ए माइनस एक्स लेंथ का। तो इस हिस्से का कैपेसिटेंस अलग निकाल लेना, इसका अलग निकाल लेना। और अगर ध्यान से देखो तो यहां से यहां तक हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। अगर यहाँ पे जीरो है तो यहाँ का पोटेंशियल भी होगा, और अगर यहाँ का जीरो लिया तो यहाँ से यहाँ तक हर जगह का पोटेंशियल भी जीरो आएगा। तो ये वाला जो कैपेसिटर है के वाला, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, उसके दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा v माइनस जीरो।
जो दूसरा वाला कैपेसिटर बनेगा इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V माइनस 0। तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस से आपस में कनेक्टेड भी हैं, तो सीरीज या पैरेलल, पैरेलल आएगा। और अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा ये होगा बच्चों C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 आएगा। अब इसका लिख लेना C1, इसका लिख लेना C2। C1 की वैल्यू होगी K है तो K लिख लिया, इंटू एप्सिलॉन नॉट एरिया। एरिया देखना यार, ये लेंथ x है और ऐसे फैली हुई है प्लेट ऐसे, ये वाली कितनी है B है, ये वाली B है, ये वाली x है, तो एरिया हो जाएगी B इंटू एक्स अपॉन दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है ये क्या है D है। दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन हो गया बच्चे D, ये C1 आ गया, प्लस करेंगे C2, तो C2 ये एयर है तो K की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया। ये वाली लेंथ A माइनस एक्स है, B में फैली हुई है तो A माइनस एक्स इंटू बी। यहाँ पे जो एरिया होगी ना ये एरिया हो गई बच्चे A माइनस एक्स इंटू बी, A माइनस एक्स इंटू बी अपॉन सेपरेशन क्या हो गया D। जो चीजें कॉमन है उसको बाहर करो जरा, एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, B कॉमन है, D कॉमन है, बाहर कर दो। यहाँ पे बचेगा K इंटू एक्स, यहाँ पे बचेगा A, यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स। यहाँ पे देखना यार K माइनस 1 इंटू एक्स आएगा, यहाँ पे K इंटू एक्स है, यहाँ पे माइनस एक्स बचेगा तो K माइनस 1 इंटू एक्स, और यहाँ पे A भी बचेगा तो प्लस है। चेक कर लेना कैलकुलेशन है, सही है, कैलकुलेशन तो हो जाएगा ना। ये आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर आ गया तो पूरे सिस्टम की एनर्जी लिख लो एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, पूरे सिस्टम की एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स लिख लेना। तो अगर पूरे सिस्टम यानी पूरे कैपेसिटर की एनर्जी लिखोगे ना इस सिचुएशन में जब एक्स लेंथ अंदर आ चुकी है तो एनर्जी की वैल्यू होगी बच्चे हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू वी का स्क्वायर। हाफ सी वी स्क्वायर से सी की जगह सी इक्विवेलेंट आ गया, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां से पुट कर लेना, तो एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी इंटू हो जाएगा के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ए इंटू वी स्क्वायर। एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आ गई। फोर्स निकालना जानते हो, F इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। एक्स का फंक्शन है तो माइनस डी यू बाई डी एक्स भी लिख सकते हो, तो फोर्स हो जाएगा बच्चे माइनस डी यू बाई डी एक्स। अगर पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स मालूम है तो फोर्स को लिख सकते हो माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो डिफ्रेंशिएट कर दो फोर्स आ जाएगा। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद F की वैल्यू आएगी हाफ, कांस्टेंट को तो छोड़ दो, एप्सिलॉन नॉट v बाई डी इंटू वी स्क्वायर, कांस्टेंट हटा दिया, ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट b बाई डी, कांस्टेंट था छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन 0, x का 1 होगा, क्या बचेगा ये माइनस 1, यहाँ पे बचेगा बच्चे ये माइनस 1 इंटू लास्ट में क्या है वी स्क्वायर। तो फाइनली फोर्स तो माइनस भी आएगा, फोर्स हो जाएगा, हमें माइनस से मतलब नहीं, माइनस का मतलब समझते हो डायरेक्शन यानी अट्रैक्शन होगा, फोर्स नेगेटिव आने का मतलब अट्रैक्टिव खींच रहा होगा इससे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा F इक्वल टू, इसके मॉड से मतलब है, फोर्स का मॉड लिखोगे तो इसको हटा देना, ये हो जाएगा हाफ के माइनस 1 एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी इंटू वी का स्क्वायर। और ध्यान से देखो तो ये फोर्स कांस्टेंट आया है, क्योंकि के कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, बी और डी कांस्टेंट, वी भी कांस्टेंट, तो ये जो फोर्स है ना ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट। फिर तो जब ये फोर्स डाइलेक्ट्रिक पे निकाला है तो जब कुछ होना चाहिए ना जिसपे फोर्स निकले, तो जब डाइलेक्ट्रिक वहां है ही नहीं तो फोर्स निकालोगे किस पे, ठीक ना। वाह वाह मत करो भाई, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो।
क्या बेटा? प्रॉपर्टी है बेटा, क्योंकि इसके बाद कुछ सब ये एजेस के बाद ये किनारे चला गया, ठीक है, प्रॉपर्टी है उसकी, इससे आगे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ना ही अपने लेवल पे कहीं एक्सप्लेनेशन मिलेगी। एक लाइन लिख दिया जाता है, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ, ड्यू टू फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक, फ्रिंजिंग का मतलब नॉन यूनिफॉर्म नेचर होता है। एक्चुअल में अगर फील्ड लाइंस नॉन यूनिफॉर्म है तो उसको फ्रिंजिंग बोला जाता है। तो इसके जस्ट इधर तो फील्ड है, इसके जस्ट इधर जीरो है। एक्चुअल में रियल लाइफ में ऐसी फील्ड लाइन पॉसिबल है ही नहीं। आगे जाओगे तो मैग्नेट, यहाँ तो नहीं, मैग्नेटिज्म में सीवी ने एक सवाल दिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। जैसे तुम्हें याद हो तो हम लोग ऐसे फील्ड लाइन ड्रॉ कर देते हैं और बोलते हैं कि इतनी दूरी में फील्ड है, इसके आगे फील्ड नहीं है। ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे फील्ड हो और जस्ट बाहर जीरो हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो आइडियल केस में हम मान लेते हैं, ठीक। लेकिन रियल में जो फोर्स होता है उसी की वजह से आता है। तो जितनी चीजें समझ सकते हो उसका तो रीजन है, जिसका रीजन नहीं समझ सकते इस लेवल पे उसको याद रखना होगा। इसकी इससे ज्यादा कहीं आएगा भी नहीं, ये भी ध्यान रखना, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। दोबारा बोल बेटा। नहीं, बैटरी कनेक्ट नहीं रहता तो कुछ ना कुछ चार्ज होगा, तो भी चार्ज होगा तो भी फील्ड होगी। तो ध्यान रखना, अगर चार्ज है ना तो भी सेम ही फोर्स आता है। अगर बैटरी कनेक्ट नहीं भी है और कैपेसिटर है तो कैपेसिटर पे चार्ज होगा। तो इस केस में क्या वी कांस्टेंट है, उस केस में चार्ज कांस्टेंट होता है। यहाँ पे C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, तो V को क्यू बाई सी पुट कर देना, सेम फार्मूला आ जाएगा। अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है, कैपेसिटर का चार्ज क्यू मानते हो तो भी सेम फार्मूला आएगा, V को कन्वर्ट कर देना क्यू बाई सी से। बार पूछ लेना, इसे नोट कर लिया। नहीं, एसएचएम नहीं करेगा, एसएचएम के लिए फोर्स एक्स का फंक्शन होना चाहिए। यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, ऑसिलेट करेगा बेटा, ठीक ना, ऑसिलेट करेगा, एसएचएम नहीं करेगा, ठीक है। अगर फोर्स एफ इक्वल टू माइनस के एक्स के फॉर्म में आ जाता तो एसएचएम करता है। यहाँ पे एसएचएम नहीं होगा, ऑसिलेशन होगा। अगर यहाँ से छोड़ा तो यहाँ से आगे गया पीछे आएगा ऐसे।
ये वाला इसका कंपोनेंट दिखाया था यार, कंपोनेंट है, ठीक है ना, और इसका कंपोनेंट नीचे आ गया। आगे लिखना आरसी सर्किट डिस्कशन। मैं डिस्कस तो करूंगा, मैं थोड़ा और पढ़ा के डिस्कस करना चाह रहा था। ठीक है, कोई नहीं, पहले डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट में टाइम मिलेगा पढ़ा दूंगा। ठीक है, सीट निकालो, सीट निकालो, सीट। सीट में चेक करो यार, सीट में 10 तक हो गया था ना। सीट में क्वेश्चन नंबर 11 में ध्यान रखना, एरर वाला पोर्शन छोड़ देना, बाकी R/90 इक्वल टू 40/60 कर देना। एरर वाला पोर्शन अभी नहीं कर पाओगे, बाद में देख लेंगे। 11 के बाद 12 में डाउट है क्या? देख बेटा, 12 में क्या दे रखा है, अगर डायग्राम ध्यान से देखो तो एक बीच में और एक बाहर बाहर है। बीच वाले का और बाहर वाले का एक एंड एक साथ कनेक्टेड है, अब पीछे वाला एंड एक साथ कनेक्टेड है, तो दोनों पैरेलल हैं। समझ पा रहे हो ना? दो रजिस्टर हैं, एक एंड एक साथ और ये वाला एंड एक साथ, तो ये दोनों सेम पोटेंशियल पे, ये दोनों सेम पे, एक जीरो तो दोनों जीरो पे, और ये वाला भी तो दोनों भी पे, तो V-0 V-0 दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पैरेलल हो गया, तो प्रोडक्ट बाय सम कर दो। तो अंदर वाले का R1 निकालना, तो अंदर वाले का जब रेजिस्टेंस R1 लिखोगे ना, तो ये हो जाएगा रो, लेंथ इसकी दे रखा है 50 mm है, तो 50 × 10⁻³ करंट का फ्लो ऐसे है, तो एरिया सामने वाली होगी, समझ पा रहे हो ना? तो सामने वाला 2 मिलीमीटर का है, तो इसको मीटर बनाओगे तो -3 मीटर आएगा, 2 का स्क्वायर कर देना, तो R1 आ गया। वैसे बाहर वाले का रेजिस्टेंस निकालो, तो बाहर वाले का रेजिस्टेंस R2 होगा, रो इंटू लेंथ तो इसकी भी सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, ये दे रखा है 50 mm है, तो इंटू 50 × 10⁻³ अपॉन एरिया। तो टोटल एरिया में से अंदर वाले की एरिया सब्ट्रैक्ट कर देना, तो टोटल एरिया 7 mm का है, तो 7 का होगा 49 × 10⁻⁻6 आएगा, mm है तो स्क्वायर करोगे तो, और माइनस अंदर वाली क्या है 2 mm है, तो 4 × 10⁻⁻6। R1 R2 आ गया, दोनों पैरेलल हैं, प्रोडक्ट बाय सम कर दो, हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 13 में डाउट है क्या? देख बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 में ना, 13 में बस जो सर्किट है ना उसको समझ लो, अपने आप हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे दे रखा है 2 ओम है, 2 ओम ले लिया, यहाँ पे दे रखा है 6 है, यहाँ पे दे रखा है 12, यहाँ पे 1, आपस में डिस्कशन मत करो यार, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है 1, यहाँ पे दे रखा है 2 ओम है, ठीक ना, यहाँ पे दे रखा है 4 ओम है, यहाँ वाला रेजिस्टेंस है 10, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे इन दोनों को थोड़ा सा क्या करो ना, अगर समझना है इसको जरा हल्का सा ऐसे खींचना, ऐसे, और इसको ऐसे कनेक्ट कर देना, और यहाँ पे बीच में ऐसे है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, यहाँ वाला 10 है, ठीक ना। यहाँ पे सर्किट है, सर्किट का जो EMF है ना, ये दे रखा है 6.5 वोल्ट है, इस तरीके का है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो जरा, इन दोनों पॉइंट के बीच में देखना, ऐसे 1/2 इक्वल टू 2/4, विथ स्टोन हो गया तो 8 को हटा दो, समझ गए? अच्छा, ये दोनों सीरीज और आपस में, तो 2 और 1 मिलके 3, और 4 और 2 मिलके 6, तो प्रोडक्ट बाय सम करोगे तो 2 आएगा, इसको हटा के एक साथ 2 लिख दूं, चलेगा?
तो इन सबको हटाना और इन सब की जगह सबको हटा के यहाँ पे लिख लेना बच्चे 2। जैसे ही 2 लिखे इन दोनों पॉइंट के बीच में 2/4 इक्वल टू 6/12, 2/4 इक्वल टू 6/12, फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज, तो बीच वाला हटा दो, ये 2 और मिलके 4, 4 और 2 6, 6 और 12 18, प्रोडक्ट बाय सम कर दो, 6 इंटू 18/24, ये हो जाएगा 4.5। समझ पा रहे हो क्या? अब तो हो गया ना। तो देखना यार, करंट आई की वैल्यू होगी, एक बैटरी है तो 6.5, यहाँ पे 2 है, और इस पूरे का मिला के 4.5 आएगा, और पूरा इसके साथ सीरीज में होगा, तो 4.5 प्लस 2 कर देना, तो आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, 13 के बाद 14 छोड़ देना, कैपेसिटर का है, छोड़ दो अभी। क्वेश्चन नंबर 15, एक मिनट, 15 के किस ऑप्शन में डाउट है देख लेते हैं बेटा, रुक जा, देख लेते हैं ना। 15 में देखो, इसमें थ्योरेटिकली सोचना है। बल्ब है, ठीक है, बल्ब का जो फिलामेंट बनता है ना, वायर को लपेट के बनाया जाता है, ठीक है। वायर के पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, कुछ ना कुछ लेंथ होती है, उसके पास रेजिस्टेंस होता है, टंगस्टन इन जनरल यूज करते हैं। अब इसमें सवाल में दे रखा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, पहली बात तो उससे रेडिएशन बाहर आएगा। एक तो अगर ब्लैक बॉडी रेडिएशन का नाम लिया है, तो रेडिएशन में वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ा होगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए लेमडा इंटू टी कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा हीट उसमें से बाहर निकलेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेमडा घटेगा। ये तो रेडिएशन का सवाल है यार, देखना। और C इक्वल टू होता है F इंटू लेमडा। लाइट की स्पीड होती है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, और C कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी और लेमडा दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। अगर लेमडा घटेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, और दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो इस प्रोसेस में फ्रीक्वेंसी जो रेडिएशन बाहर आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। इसका करंट से कोई लेना देना नहीं है, प्योर रेडिएशन है। नहीं अगर समझ में आ रहा है मत तो रेडिएशन का रिवीजन कर लेना, वहां से हो जाएगा। विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है ना। ये दे रखा है किसी ऑप्शन में, सी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें ए और बी में क्या लिखा है, ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज ओवर द फिलामेंट इज यूनिफॉर्म। इस क्वेश्चन को जब पढ़ोगे ना तो लिखा हुआ है कि जो भी फिलामेंट है अलग अलग पॉइंट पे इवेपोरेशन अलग अलग होता है। सवाल पढ़ोगे तो लिखा है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका जो मटेरियल उसके ऊपर लगा हुआ है फिलामेंट के ऊपर, वो इवेपोरेट होता जाता है। और इवेपोरेशन के लिए समझ तुम जानते हो हर एक टेम्परेचर पे इवेपोरेशन पॉसिबल है, ठीक है ना। तो फिलामेंट के अलग अलग पॉइंट का टेम्परेचर अलग अलग होगा, वेरिएशन अलग अलग होगा, उसी की वजह से अलग अलग पॉइंट का इवेपोरेशन अलग अलग होगा। जहां का कहीं टेम्परेचर ज्यादा होगा, कहीं टेम्परेचर कम होगा। जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे ज्यादा इवेपोरेशन हो जाएगा, तो वहां से ज्यादा मटेरियल भाग जाएगा, इवेपोरेट कर जाएगा, तो वहां पे एरिया कम होगी। जहां का टेम्परेचर थोड़ा कम होगा वहां पे कम मटेरियल इवेपोरेट होगा, तो वहां पे ज्यादा मटेरियल प्रेजेंट होगा, तो वहां पे एरिया ज्यादा होगी। समझ पा रहे हो ना। तो सवाल में लिखा है कि कुछ हिस्से की एरिया कम है, कुछ हिस्से की एरिया ज्यादा है। तो एक ही रीजन होगा कि जहां का कहीं टेम्परेचर कम होगा, कहीं टेम्परेचर ज्यादा होगा। जहां का टेम्परेचर कम है वहां पर इवेपोरेशन कम हुआ होगा, तो मटेरियल ज्यादा प्रेजेंट है, तो एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। और जहां पे एरिया क्रॉस सेक्शन कम हो गया, ज्यादा मटेरियल इवेपोरेट कर गया, यानी वहां का टेम्परेचर ज्यादा रहा होगा, तो ज्यादा इवेपोरेशन हुआ है। तो यूनिफॉर्म टेम्परेचर नहीं है, अलग अलग जगह टेम्परेचर अलग अलग है। पूरा थ्योरेटिकल सवाल है, ठीक ना। सब सवाल पढ़ो बेटा, उसमें लिख दिया है। जब सवाल में लिख दिया तो उसके हिसाब से काम करना है। थ्योरी में पढ़ो ना, थ्योरी में दिया हुआ है, अपने मन से मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है। लिखो ना, दूसरी लाइन पढ़ो। द हॉट फिलामेंट emits black body radiation. The filament is observed to break up at random locations after a sufficiently long time of operation due to non-uniform evaporation of tungsten. Evaporation यूनिफॉर्म ना होकर के नॉन यूनिफॉर्म दिया हुआ है, तो जो दिया है उसके हिसाब से आंसर देना है, अपने हिसाब से कोई सिचुएशन थोड़ी बनाना है। सवाल में लिख दिया कैसे हुआ होगा, अब उससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है।
वो मान के काम करना है। लेंथ लेंथ नहीं यार, देखो वायर ऐसे लपेटा हुआ है, ठीक है ना, तो ये लेंथ अगर उस पूरे को खोल दो, पूरी ये लेंथ हो गई, और उसके ऊपर से मटेरियल उड़ता जा रहा है। मटेरियल एक साथ जीरो थोड़े यहाँ का हो गया, मटेरियल ऐसा थोड़े कि इस हिस्से का मटेरियल जीरो हो गया तो पूरी लेंथ गायब हो गई, बाकी लेंथ बची हुई है, नहीं, ऊपर से मटेरियल उड़ता जा रहा है और हर जगह से कुछ ना कुछ इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। तो लेंथ वही रहेगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, ठीक है। तो पहली बात ये आंसर आ गया, नहीं अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग रहा होगा। एक ऑप्शन में लिखा है कि किसी गिवन लेंथ का रेजिस्टेंस, कुछ लिखा है पता नहीं, बी ऑप्शन में दिया हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, द रेजिस्टेंस ओवर स्मॉल सेक्शन ऑफ फिलामेंट डिक्रीजेज विद टाइम। एक्चुअल में क्या होगा, कोई भी स्मॉल लेंथ कंसीडर करोगे तो आर इक्वल टू होता है रो इनटू एल अपॉन एरिया। किसी गिवन लेंथ के लिए एल को कांस्टेंट मान लो, एरिया कम होती जा रही है और एरिया कम होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। डी ऑप्शन में लिखा है फिलामेंट कंज्यूम्स लेस इलेक्ट्रिकल पावर। तो पावर क्या होगा, वोल्टेज सप्लाई तो फिक्स है, जब वोल्टेज सप्लाई फिक्स है तो P इक्वल टू होगा V स्क्वायर बाई आर। पूरे फिलामेंट की लेंथ फिक्स है, लेकिन टाइम के साथ एरिया डिक्रीज कर रही है ड्यू टू इवेपोरेशन। एरिया घटेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो पावर घटेगी, तो कम पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है ना। ये डी हो गया, तो आंसर क्या है, सीओडी में सही लिखा हुआ है, तो आंसर सीओडी। सी में देख बेटा मैं कुछ नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि उसका करंट से कोई लेना देना नहीं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, टंगस्टन वायर है, वायर हो, रॉड ले लो, अगर कोई ब्लैक बॉडी है, टेम्परेचर है तो उससे रेडिएशन बाहर निकलता है, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है, लेमडा इनटू टी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। मैंने इसके बारे में ना तो कुछ यहाँ पढ़ाया है ना बता सकता हूँ, ये पूरा रेडिएशन का है, ठीक ना। विंस डिस्प्लेसमेंट ला एक बार पढ़ लेना रेडिएशन में, ठीक है। हाँ आएगा पेपर में तो है ना, हाँ इलास्टिसिटी से लेकर के सब आ ही रहा है, ठीक है ना, तो रिवीजन करोगे तो कर लेना। विंस डिस्प्लेसमेंट ला, हाँ ये लेमडा इनटू टी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, ये लॉ है, इसके बेसिस पे आंसर दे दो। अच्छा इसके बेसिस पे तो समझ में आ गया है ना कि क्या मैं बोला हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में डाउट है, इसमें एक एक ऑप्शन को लेके समझ लो। सिक्सटीन में क्या दे रखा है ना कि दो गैल्वेनोमीटर हैं और दो रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, चार अलग अलग केस दिया है। पहले केस में लिखा है सभी सीरीज में है, तो सबको सीरीज में कनेक्ट कर दो, यहाँ पे जी ले लिया, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ले लिया, दो रेजिस्टेंस ले लिए, ये दोनों आर हो गए, ये हो गया आर सी, ये वाला हो गया आर सी। मैक्सिमम पॉसिबल करंट मान लो आईसी है, तो मैक्सिमम पॉसिबल अगर यहाँ से करंट आईसी आएगी तो यही आईसी यहाँ भी होगी, यही यहाँ भी होगी, तो इस ब्रांच में मैक्सिमम पॉसिबल फ्लो करने वाली करंट क्या होगी, आईसी। और अगर इसको वोल्टमीटर की तरह यूज किए, मैक्सिमम कितनी करंट रीड कर सकता है, आईसी। और मैक्सिमम पॉसिबल पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होता है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस 2RC प्लस 2R है, तो V इक्वल टू होगा करंट IC है इनटू 2RC प्लस 2R है। ये फर्स्ट केस आ गया। सेकेंड केस की अगर बात करोगे, दो तीन डायग्राम बना लेते हैं, हर बार सेम तरीके से सोचना है। सेकेंड केस में लिखा है कि ये दोनों गैल्वेनोमीटर पैरेलल में है, इन दोनों को पैरेलल लगा दो, और बाकी के दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, इनको सीरीज में लगा देना, ये आर हो गया, ये आर हो गया। अब यहाँ पे अगर यहाँ से करंट लाते हो, हमें देखना है कि मैक्सिमम कितना करंट की मेजर कर सकता है, तो इसमें करंट जा सकती है आईसी मैक्सिमम, इसमें भी मैक्सिमम जा सकती है आईसी, और यहाँ पे आईसी और आईसी है तो यहाँ पे आ सकती है 2IC। ये जो कॉम्बिनेशन है मैक्सिमम कितनी करंट मेजर कर सकता है, 2IC। ये वाला कितना मेजर कर सकता है, आईसी। हाँ इसके क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे ए और बी के बीच का, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा ना, देखना ये इसका रेजिस्टेंस आरसी है, इसका भी आरसी है, ये दोनों पैरेलल हैं, प्रोडक्ट बाय सम कर दो तो आरसी बाय 2 आएगा, और आर मिलके 2R होगा। यहाँ पे करंट की वैल्यू है 2IC इनटू, यहाँ पे आर और आर मिलके हो गया बच्चे 2R, आरसी और प्रोडक्ट बाय सम करोगे तो आरसी बाय 2।
ये सेकेंड केस हो गया। अब अगर तुमसे कोई ये बोले कि इसमें और इसमें कौन सा वोल्टेज ज्यादा है, तो उसके लिए क्या करना, चाहे एक तीसरा वाला भी लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। एक थर्ड केस भी ड्रॉ कर ही लो, वैसे ही फोर्थ वाला भी बन जाएगा। थर्ड केस में लिखा है कि चारों पैरेलल हैं, थर्ड केस में चारों पैरेलल हैं, तो चारों को पैरेलल में कनेक्ट कर दो। यहाँ पे जी, यहाँ पे जी होगा, यहाँ पे आर होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर है और यहाँ भी रेजिस्टेंस आर है, ऐसे कनेक्ट कर दिया, ऐसे हो गया। तो यहाँ पे करंट आएगी आईसी, यहाँ पे करंट आ सकती है आईसी, कुछ करंट यहाँ भी जाएगी। यहाँ की करंट मान लो आई है, तो यहाँ भी करंट क्या होगी, आई। तो यहाँ से टोटल इनकमिंग क्या करंट क्या होगी, 2IC प्लस 2I। यहाँ की करंट हो जाएगी 2IC प्लस 2I, 2IC से भी ज्यादा है। ऐसे ही चौथा बन जाएगा ना, चौथा ऐसे बना लेना, हो जाएगा ना। तो इन्हीं तीनों को देख लो, यहाँ पे मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर सकता है आईसी, यहाँ पे 2IC और ये 2IC से भी ज्यादा है। तो इन तीनों को कंपेयर करो तो सबसे ज्यादा करंट कितनी किसमें आ रही है, 2IC प्लस 2I थर्ड वाले केस में। एक आंसर तो ये हो गया। वैसे फोर्थ वाले करंट निकालोगे तो इससे थोड़ी कम आती है। समझ में आई बात। तो एक ऑप्शन में लिखा होगा कि जिसमें चारों के चारों पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं, उस सिचुएशन में मैक्सिमम पॉसिबल करंट मेजर कर पाओगे इस कॉम्बिनेशन का यूज करके, लिखा होगा किसी ऑप्शन में, चेक कर लेना। अब बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जरा 2 को बाहर करना, ये हो जाएगा बच्चे 2IC, कंपेयर करना है, ये हो जाएगा RC प्लस R। इस सवाल के हिसाब से ये तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, RC तो फिक्स है या R फिक्स है, RC की वैल्यू दे रखा है। अगर RC को चेंज करोगे ना तो V चेंज होगा, अगर RC बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, RC घटेगा तो V घटेगा। सवाल में लिखा है कि RC की वैल्यू लेस देन R/2 है, तो अगर RC की वैल्यू लेस करोगे तो ये V लेस होगा, तो ये लेस देन R/2 है। यहाँ पे V को लिख सकते हो लेस देन 2IC इनटू, ये लेस देन R/2 है तो R/2 प्लस R। समझ पा रहे हो ना, ये मैं से यार बोलो, समझ में आई बात। RC लेस देन R/2 है तो R/2 से कुछ ना कुछ कम होगा, तो V मस्ट बी लेस देन, ये लेस देन R/2 तो V लेस देन 2IC R/2 प्लस R। इसको सॉल्व करके देखना, तो V मस्ट बी लेस देन, ये 3/2 आएगा, 3 टाइम्स IC इंटू R। तो इस केस का वोल्टेज 3 टाइम्स IC इंटू R से कुछ कम होगा। जरा यहाँ का निकालो, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो पहली बात तो ये वैल्यू इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे V इक्वल टू, यहाँ पे 4 और 1 मिलके 5 आएगा, 5/2 से 2 गया, यहाँ पे आ जाएगा, नहीं यार गड़बड़ बोल रहा हूँ, यहाँ पे 4 होगा और वहां पे RC/2 होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, यहाँ पे हो जाएगा IC इंटू हो जाएगा 4R प्लस RC, ये भी आ गया। फिर से यहाँ पे RC को R/2 से छोटा करो तो भी थोड़ा सा कम आ जाएगा। तो अगर RC लेस देन R/2 है, यहाँ पे जो V की वैल्यू होगी लेस देन, यहाँ पे IC है इंटू 4R प्लस R/2, ये आ जाएगा, ये लेस देन होगा, इससे थोड़ा कम होगा, ठीक है। ये 8 और 1 मिलकर 9 आ गया, चेक कर लो, यहां से भी आ रहा है लेस देन 9/2 यानी 4.5 IC इंटू R, ठीक है। तो यहाँ का भी लेस देन 3RC IC इंटू R आया, यहाँ का भी लेस देन 4.5 IC इंटू R आया। इतना तो समझते हो कि ये वाला जो वोल्टेज है इस वाले से तो ज्यादा ही होगा। तो इन दोनों को कंपेयर करो तो बी केस में ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाओगे। वैसे ही तीसरे और चौथे में भी करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे लेस का मतलब है जैसा चेंज यहाँ पे आया वैसा ही यहाँ भी आएगा, ठीक है ना। तो अगर 4.5 से लेस है, ये 3 से लेस है, तो इससे तो ज्यादा ही आएगा, ठीक ना। ये लिमिटिंग केस है, मैक्सिमम अप टू 4.5 ICR मेजर कर पाओगे, और ये मैक्सिमम कहां तक मेजर कर पाओगे, 3 तक। वैसे COD वाला कंपेयर कर लोगे, अब तो हो जाएगा ना, कैसे सोचना है कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। वैसे थर्ड वाले केस में निकाल लेना, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 16, 17,
17 में डाउट है क्या? 17 में अच्छा पैराग्राफ वाला है क्या? देखो पैराग्राफ वाले में क्या दे रखा है, पैराग्राफ वाले को पढ़ोगे ना, अगर उसकी थ्योरी को तुमने समझ लिया तो सवाल का आंसर देना बहुत आसान है। उसमें ऊपर एक सर्कल है, ये सिलेंडर है, नीचे भी ये सर्कुलर डिस्क है। सवाल में लिखा है कि ये जो दोनों सर्कुलर डिस्क हैं आपस में पैरेलल हैं, इन दोनों को एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेट्स मान सकते हो, दो प्लेट्स, और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, ये वाला ऐसे इस तरीके से हायर पोटेंशियल है, ये प्लस है ये माइनस है, ये भी आ गया। तो ये वाली प्लेट हायर पोटेंशियल पे, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये वाली लोअर पे, इस पे नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे -Q तो यहाँ पे +Q। सवाल देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है छोटी छोटी स्फेरिकल बॉल्स हैं, उनको यहाँ पे रखा गया है, और ये भी दे रखा है कि कंडक्टिंग है, तो इस कंडक्टर के कांटेक्ट में ये भी है, नीचे वाली प्लेट पे रखोगे और स्फेरिकल बॉल भी कंडक्टिंग है, प्लेट भी कंडक्टिंग है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा क्योंकि आपस में कनेक्टेड है। तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो जो स्फेरिकल बॉल होगी ये भी हायर पोटेंशियल पे आएगी क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे है, तो किसी भी एक बॉल को देखोगे तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जितने भी बॉल्स होंगे सब पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो बॉल है उस प्लेट के ऊपर रखी थी, सिर्फ रखी है, उसे अटैच नहीं है, तो प्लेट पे भी पॉजिटिव चार्ज आया, उस बॉल पे भी पॉजिटिव चार्ज आया, दोनों में रिपल्सन होगा। हालांकि रिपल्सन तो खुद के कंडक्टर के चार्जेज में भी होता है, लेकिन ये पूरा मटेरियल डिस्क तो भागती नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो बॉल है पहले डिस्क पे रखी थी, डिस्क पे भी प्लस चार्ज है, बॉल पे भी प्लस चार्ज है, उन दोनों में रिपल्सन होगा, और बॉल भागने के लिए फ्री है, तो बॉल भागेगी, और भागेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, प्लस से माइनस। इस फील्ड की वजह से या इन दोनों प्लस प्लस के रिपल्सन की वजह से बोल सकते हो कि इस पे फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वजह से जो बॉल होगी ऊपर भागेगी, और ये सबके साथ हो रहा होगा। ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हुई, ऊपर भागी, ऊपर की तरफ स्पीड बढ़ती जाएगी, जाके इससे टकराएगी। सवाल में लिखा है कि जब ये इससे टकराती है तो कोलिजन परफेक्ट इन इलास्टिक है, यानी चिपक गई। इससे चिपकने का मतलब ये है इसके कांटेक्ट में आ गई, ये माइनस चार्ज था तो धीरे धीरे प्लस को न्यूट्रल करेगा, और फाइनली इस बॉल का पोटेंशियल उतना ही हो जाएगा जितना इस नेगेटिव प्लेट का था। और अगर इस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल बॉल का पोटेंशियल हो जाएगा तो प्लेट का चार्ज नेगेटिव था, तो थोड़ी देर में इस बॉल का चार्ज भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और जैसे ही बॉल का चार्ज नेगेटिव हुआ, अब इस माइनस और इस माइनस में फिर से रिपल्सन होगा, या इस फील्ड की वजह से इस माइनस चार्ज पे फोर्स जो लगेगा F, वो फील्ड के अपोजिट लग जाएगा, तो अब इस फील्ड के फोर्स की वजह से ये बॉल फिर नीचे भागेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अटैच नहीं है। और जब ये भागेगी तो फिर एक्सेलरेट होकर नीचे आएगी, इस यहाँ पे पहुंचेगी, फिर जब यहाँ पहुंचेगी तो जब आएगी तो इस पे नेगेटिव चार्ज रहा होगा, लेकिन फाइनली इसके कांटेक्ट में आ गई तो इसका फाइनल पोटेंशियल वही होगा जो इस प्लेट का था, तो माइनस चार्ज थोड़ी देर बाद फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, और जैसे ही प्लस हुआ तो फिर इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा, फिर ऊपर भागेगी, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। यानी चार्ज दोनों प्लेट के बीच में कॉन्टिन्यूअस भागता रहेगा, ठीक है ना, ऑसिलेशन बोल सकते हो। अब देखो पहला सवाल तो का तो आंसर यहीं से आ चुका है, पहला सवाल का आंसर ये आ चुका है, हो गया। अब आ जाओ दूसरे वाले में, दूसरे वाले में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है ना, करंट पूछा है, करंट पूछा है, तो देखो ना यार चार्ज कॉन्टिन्यूअस भाग रहा है, ठीक है, जब चार्ज भाग रहा है तो करंट आएगी, करंट क्या होगी, चार्ज अपॉन टाइम। तो इस पार्टिकल का चार्ज मान लो Q है, और इसको यहाँ से चल के यहाँ तक जाने का टाइम निकाल लो, चार्ज अपॉन टाइम कर दो, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा है, प्रोपोर्शनैलिटी पूछा है। तो यहाँ पे जब पहले तो इस बॉल का एक्सेलरेशन निकालो, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए फोर्स हो जाएगा Q इंटू ई, फोर्स लिख लेना, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू Q इंटू ई हो गया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी Q इंटू ई बाई एम। ये फील्ड यूनिफॉर्म होगी, फोर्स कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट आएगा,
तो यहाँ से चल के यहाँ तक जाने में ये हाइट h दे रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी, इक्वेशन लिख लेना ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u की वैल्यू 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। यहाँ से यहाँ तक जाने में डिस्प्लेसमेंट h के बराबर होगा ut 0 हो गया प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है uv बाई m इंटू टी का स्क्वायर। यहाँ से टाइम निकाल लो, यहाँ से चल के यहाँ तक जाने का टाइम आ जाएगा अंडर रूट 2h बाई m, ऊपर चला जाएगा u इंटू ई। चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दो, एवरेज करंट आ जाएगी। तो करंट की जो एवरेज वैल्यू होगी q बाई टी, क्यू मालूम है, टी से डिवाइड करो, ये हो जाएगा बच्चे क्यू, इससे डिवाइड करोगे तो नीचे वाला ऊपर भाग जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट यूवी बाई 2 टाइम्स h इंटू एम। और इसको तुमने कैपेसिटर माना है, तो ये जो चार्ज है Q को C इंटू वी लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे Q को लिख सकते हो C इंटू वी, यहाँ पे जो I हो जाएगी ये हो जाएगा C इंटू वी। तो जो प्रोपोर्शनलिटी लिखोगे तो I प्रोपोर्शनल टू Q की जगह C इंटू वी आएगा, यहाँ पे बस V को छोड़ दो, C को छोड़ दो, बस प्रोपोर्शनलिटी देखते हैं। यहाँ पे अंडर रूट में लिखोगे तो यहाँ पे Q है, Q C इंटू वी होगा, तो यहाँ का V ले लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू V अपॉन D होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी V ले लेना, बाकी सब कांस्टेंट है छोड़ दो, तो V और V स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, I प्रोपोर्शनल टू V और V मिलके V स्क्वायर। यह लिखा हुआ है अगले सवाल में। ये कौन सा सवाल था? 18, 19, 20, 20 कौन सा है? इसमें क्या दे रखा है? इस वाले सवाल में दे रखा है ना, एक कंडक्टर है, ठीक है, इसमें एक कंडक्टिंग सीट दे रखा है, ये कुछ ऐसा है, और यहाँ पे ऐसे दे रखा है, ठीक ना। इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है। सवाल में दे रखा है कि यहाँ पे बैटरी कनेक्ट किया, करंट का फ्लो ऐसे होता है, बैटरी का जो ईएमएफ है कुछ भी है, ये करंट आई पूछा है। पता है यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ से करंट एंटर की और इस हिस्से में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होके ऐसे जा रही है, पूरे हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट होके ऐसे करंट जा रही है, यानी जैसे करंट यहाँ पहुंचेगी ना, इस पूरे हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और सारे रास्ते से जाएगी। समझ पा रहे हो ना, जो भी पॉसिबल वे होंगे। तो सबसे पहले करंट की वैल्यू निकालना है, तो वोल्टेज मालूम है, रेजिस्टेंस निकाल लो, तो करंट इक्वल टू हो जाएगा V बाई R। तो कुल मिला जुला के इनडायरेक्टली तुमसे इस शेप का रेजिस्टेंस पूछा गया है, रेजिस्टेंस निकालना है। अब रेजिस्टेंस कैसे निकालें? एलिमेंट लेना पड़ेगा, करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ से x डिस्टेंस पे जाओ या स्मॉल r डिस्टेंस पे जाओ, यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पे गए, एक आर्क कंसीडर कर लो और इसको थिकनेस दे देना dr, जैसा ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से एलिमेंट लोगे। और करंट का फ्लो ऐसे है तो हमने एलिमेंट भी इसी के हिसाब से ले लिया, ऐसे है, और इस एलिमेंट के अंदर जो करंट का फ्लो होगा ना, उसकी लेंथ की डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे करंट का फ्लो होगा बच्चे ऐसे, इस तरीके से करंट फ्लो करती हुई ऐसे जा रही है। इसका रेजिस्टेंस निकाल लो, इसका रेजिस्टेंस लिखना dr होगा, ये होता है रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया। अब लेंथ जो होती है वो करंट की डायरेक्शन में होती है, करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है, तो यहां से यहां तक की टोटल लेंथ लोगे, और ध्यान से देखो तो आधा सर्कल है, तो आधे सर्कल की लेंथ 2 पाई r बाई 2 होगी, तो 2 पाई r बाई 2 का मतलब पाई इंटू r अपॉन एरिया। करंट का फ्लो अगर इधर हुआ तो उसके परपेंडिकुलर वाली ये वाली एरिया, समझ पा रहे हो ना। करंट का फ्लो अगर ऐसे है तो करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर ये वाली एरिया होगी, ये वाली एरिया, ये थिकनेस dr है, हमने थिकनेस माना है, ये dr है, और इसकी थिकनेस t है, समझ पा रहे हो ना।
तो डी आर इंटू टी, थोड़ी सी ये थिकनेस इधर टी दे रखा है, ऐसे है, तो ये लेंथ L1 इंटू L2 मान सकते हो, तो डी आर इंटू टी लेना पड़ेगा, समझ पा रहे हो ना, डी आर इंटू टी। तो अपन एरिया की वैल्यू हो जाएगी डी आर इंटू टी। फिर से डी आर नीचे आ गया, तो कन्फर्म इंटीग्रेशन में उल्टा करना पड़ेगा। अब सब पैरेलल होंगे, क्योंकि अगर दूसरा एलिमेंट तुम यहाँ पे लोगे ऐसे, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का वही यहाँ का हर जगह का है, सभी पैरेलल हैं। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू इंटीग्रल 1/dr होगा, 1/dr1 प्लस 1/dr2 प्लस 1/dr3। इंटीग्रेट कर दो, अब तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, तो रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ पुट कर दो, करंट आ गई। हाँ, इसमें एक सवाल और है, सी या डी ऑप्शन में दिया हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। वो कैसे आया, उसका कहां से ओरिजिन हुआ, उसकी बात तो नहीं कर सकते, हाँ समझ सकते हो क्यों आया होगा। क्योंकि देखो करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है, तो कन्फर्म है चार्ज ऐसे भागा होगा, और करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है, तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा होगा। एक्चुअल में भागने की बात करो तो एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन जाता है, पॉजिटिव चार्ज तो भागता नहीं हो, मैथमेटिकली हम मान के काम कर लेते हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन भागा होगा, और इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसे हुआ होगा। अगर इस एलिमेंट की बात करो, इस एलिमेंट में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे भागे होंगे, और जब सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे भागे होंगे तो सबका मोशन सर्कुलर हो रहा है, और सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब ये सर्कुलर मोशन का सवाल है, ध्यान रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सर्कुलर मोशन में काम कर रहे हो तो रोटेटिंग फ्रेम में काम कर लो, आसानी से समझ आ जाएगा। जब रोटेटिंग फ्रेम में काम करोगे तो सूडो फोर्स लगेगा। अब ये लग रहा होगा कौन कौन सी बातें हो रही हैं, कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है, ठीक है। अगर ये सर्कल में घूमेगा तो सूडो फोर्स लगेगा, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हो, उसकी डायरेक्शन सर्कल के सेंटर से अपोजिट होती है। तो इस एलिमेंट पे अगर एक इलेक्ट्रॉन को देखो ना, अलग से बना देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर पाथ है बच्चे कुछ ऐसा, ये एलिमेंट ले लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसके सर्कुलर पाथ का सेंटर यहाँ पे होगा, ये ऐसे भाग रहा था, तो अगर ये सर्कल में घूमेगा सेंटर यहाँ पे, तो सूडो फोर्स अपोजिट लगेगा, और सूडो फोर्स की वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन होती है, तो r इंटू ओमेगा स्क्वायर होगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, रोटेटिंग फ्रेम में काम करोगे तो नेट फोर्स 0 आना चाहिए, ग्राउंड के फ्रेम में एक्सेलरेशन है, रोटेटिंग फ्रेम में नेट फोर्स 0 होगा, तो कोई ना कोई फोर्स इसको बैलेंस करेगा। अब वो तो सूडो फोर्स आ गया, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कौन सा लगाएगा, ग्रेविटी को कंसीडर करना नहीं है, तो ग्रेविटी के अलावा इलेक्ट्रॉन पे कौन फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कंफर्म है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई होगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स इसके अपोजिट रहा होगा, यानी नीचे की तरफ लग रहा होगा, और वो फोर्स होगा Q इंटू ई। और अगर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर है तो कंफर्म है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट रही होगी, ऐसे अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगी तो इसके अपोजिट फोर्स लगेगा, और रोटेटिंग फ्रेम में नेट फोर्स 0 करना, तो इसको बैलेंस करेगा, तो E इंटू ई इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी एम आर ओमेगा स्क्वायर बाई ई। बोला इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो पोटेंशियल डिफरेंस यूज कर लेना, dV इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, बेसिक से यूज कर लेना, आ जाएगा आंसर। तो dV की वैल्यू हो जाएगी बच्चे माइनस ई एम आर ओमेगा स्क्वायर बाई ई इंटू डी आर, इंटीग्रेट कर लेना 0 टू r, जो भी है आ जाएगा आंसर, यहां से आंसर आया है। हाँ लेकिन ये है कि ध्यान रखना, अब हर तरह के सवाल अब ये एडवांस है, लेकिन ये भी है कि जिस साल ये सवाल आया होगा, तो अगर ये सवाल टफ आ गया, सोचना मुश्किल है, तो ऐसा नहीं है कि सारे सवाल ऐसे ही उस पेपर में रहे हों, ये मैं कई बार बोल रखा हूं, तो ऐसा नहीं एक सवाल देख करके ये मत सोचना, ऐसे सवाल पता है लास्ट में सोचने वाला होता है ना, पहले राउंड में सॉल्व करने के लिए नहीं है, दूसरे राउंड के लिए। समझ आया, सारा टाइम तो इसी में चला गया।
लेकिन अच्छी बात है एडवांस खत्म हो गया। क्या बेटा कुछ रह गया तो उसको निपटाओ। क्या रह गया? 1 मिनट रुको यार। क्वेश्चन नंबर 21 में डाउट है। 21 तो एक लाइन का है यार। कितने लोगों को 21 में डाउट है? ठीक है 2 मिनट रुको। कल संडे आराम करना जाके आराम से। दो मिनट रुको। एक सवाल अभी बता देता हूँ, एक जो बचेगा उसको बाहर पूछ लेना, या तो तुम बोलना छोड़ो। अब तक मैं इसको बता दिया होता, क्योंकि इसमें 2 मिनट भी नहीं लगेगा। नहीं बात करोगे तो फिर टाइम जितना लगेगा उतना देर तो लूंगा, सवाल बता के ही छोड़ूंगा। तुम डिसाइड कर लो, बात करना है नहीं? अब बताओ, बता दूं तो तुम चुप हो जाओ पहले। सबका मुंह बंद, दांत दिखाना बंद। ठीक है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना, देखना ये वाला कितना है बोलना। 5। ये वाला बोलो। ये वाला अबे बोलो यार। और ये वाला ये बोला किसने था? देखो यहाँ पे क्या करना, ये वाला सवाल था, यहाँ पे बैटरी दे रखा है, ये 5 वोल्ट है, ठीक ना? देखो 50 वोल्ट दे रखा है। ये बैलेंस हीट स्टोन ब्रिज था, ठीक ना? यहाँ पे ये दोनों रेशियो इक्वल था। सवाल में लिखा है कि इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है? तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद नया वाला रेजिस्टेंस निकाल लेना। R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है? अल्फा मालूम है, डेल्टा टी मालूम है, पुट कर देना, शायद ये 312 आता है। फिर पूछा है एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो यहाँ पे करंट I1 ले लेना, यहाँ पे I2 ले लेना। एक बार इस लूप में घूम जाओ तो I1 आ गई, इस लूप में घूम जाओ तो I2 आ गई, I1 I2 आ गए, और यहां से चल के इस रास्ते से होते हुए यहाँ पहुंच जाओ तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। यही सवाल है, ठीक है ना? बस घूमना है उसमें। कौन सा बेटा? ये वाला इस फील्ड की वजह से आया है ना। ये फील्ड कैसे आई वो नहीं समझ पाओगे, अपने लेवल से बाहर है। हाँ इतना जरूर समझ सकते हो कि सूडो फोर्स को बैलेंस करने के लिए फील्ड आएगी, उसमें लिखा है थ्योरी पर, उसमें लिखा हुआ है। एक बार बाहर आओ बताता हूँ, ठीक है? अगली क्लास के लिए होमवर्क क्या करना, रेस नंबर कहां तक हो चुका है? 24 दे चुका हूं, तो रेस नंबर 25 और 26 होमवर्क है। होमवर्क में रेस नंबर 25 और 26